O127 हिंदी। अध्याय 761 खतरनाक कॉकटेल। पोह पोह पोह। अरे इस कमीने के हमले मुझे चीर रहे हैं, मैंने मन ही मन कहा, क्योंकि एक और हमला मुझ पर टूट पड़ा था और मुझे उल्टी आ गई थी। अभी मुश्किल से 10 मिनट ही हुए थे जब इसने अपना रहस्यमय तरीका अपनाना शुरू किया था और मैं पहले ही अपने आखिरी चरण पर पहुंच चुका था। freewebnoel.com। मैं अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति और खुद को चुनौती देने की संभावना के बल पर ही आगे बढ़ रहा हूं। डार्कवेन हाइनामैन ने मुझे काफी चुनौती दी थी, लेकिन इस वेयरवुल्फ की तरह नहीं। वह अपने पंजों से मुझे फाड़ डालने पर तुला हुआ है, एक के बाद एक हमले कर रहा है, मुझे एक पल भी राहत नहीं दे रहा। मेरे शरीर पर ऐसे घाव हो रहे हैं कि मैं बस उपचार की दवा पीना चाहता हूं, लेकिन मैंने नहीं पी। मैं तब तक लड़ना जारी रखता था जब तक कि मैं अपने शरीर की वास्तविक सीमा तक नहीं पहुंच जाता, और साथ ही इन गंभीर चोटों के कारण मुझे सर्वोच्च युद्ध अभ्यास को प्रसारित करने में आसानी हो रही है। मैंने पहले ही एक माइनस सील बना ली है। हालांकि एक माइनस सील द्वारा प्रदान की गई ऊर्जा कुछ भी नहीं है, लेकिन जब मैं 10 बनाऊंगा और उनसे एमेथिस्ट सील बनाऊंगा, तो यह मुझे एक महत्वपूर्ण बढ़ावा और ताकत देगा। बात यह है कि मैंने सुना है कि गोल्डन एलिट भी सुप्रीम कॉम्बैट एक्सरसाइज का अभ्यास करते हैं। तो इसके पीछे कोई गहरा कारण अवश्य होगा कि क्यों गोल्डन एलिट्स ने भी सर्वोच्च युद्ध अभ्यास का अभ्यास किया, जबकि एमेथिस्ट सील द्वारा दी गई शक्ति उनके लिए कुछ भी नहीं है। यही कारण है कि पिछले कुछ हफ्तों से मैं इसे किनारे पर अभ्यास करने के बजाय इस पर अतिरिक्त ध्यान दे रहा हूं। आपका शरीर काफी लचीला है। यदि आपकी जगह कोई अन्य मनुष्य होता तो मेरी रहस्यमय क्षमता का उपयोग करने के 1 मिनट के भीतर ही वे टुकड़े टुकड़े हो जाते। मैंने मुझ पर उग्र रूप से हमला करते हुए उसकी प्रशंसा की। मुझे ग्रिम मॉन्स्टर की तारीफ से कोई फर्क नहीं पड़ता था। मेरी तारीफ करने के बाद वह अपनी महानता या मुझे खाने के बारे में कुछ शब्द जरूर कहता था। मैंने ग्रिम मॉन्स्टर से सैकड़ों बार ऐसा सुना है कि मैं उससे काफी ऊब गया हूं। आपको अवश्य ही कुछ भाग्यशाली अनुभव हुआ होगा कि आपको इतना लचीला शरीर मिला है। मैंने एक बार एक ऐसे मनुष्य को खाया था जिसका शरीर काफी असामान्य था। इससे मुझे काफी लाभ हुआ था। मैं ये सोचे बिना नहीं रह सका कि तुम्हें खाने के बाद मुझे क्या लाभ होंगे। तुम्हारा शरीर पहले से 10 गुना बेहतर लगता है, उसने कहा और मेरी ओर ऐसी निगाह से देखा कि मैं अंदर तक सिहर उठा। कई ग्रिम मॉन्स्टर मुझे भोजन के रूप में देखते हैं और ऐसी नज़र मेरे लिए काफी उचित हो गई है, लेकिन जब मैंने उसकी नज़र को देखा तो मैं सिहर गया और घृणा महसूस की। ये वेयरवुल्फ इतनी भूखी निगाहों वाला होता कि वह कई इंसानों को खा जाता, जिससे मुझे उसे मारने की और इच्छा हुई। इसलिए मैंने और भी जोश के साथ उसके हमले से बचाव करना शुरू कर दिया। 10 मिनट पहले ही बीत चुके थे और अधिक से अधिक यह अपनी रहस्यमय विधि का उपयोग 20 मिनट तक ही कर सकेगा। यदि मैं 20 मिनट और जीवित रह गया तो मुझे इससे निपटने में कोई समस्या नहीं होगी, और यदि यह अपनी शक्ति को बढ़ाने में सक्षम हो गया, जो मेरी सीमा से परे है, तो मैं अपने दांतों में लगी उपचारात्मक दवा को कुचल दूंगा और अपनी सारी चोटों को तुरंत ठीक कर लूंगा। जीवन सीमा का परीक्षण करने की मूर्खतापूर्ण योजना से अधिक महत्वपूर्ण है। मैं तब तक इसका पालन करूंगा जब तक मेरा जीवन अपेक्षाकृत सुरक्षित नहीं हो जाता। एक बार जब यह उस सीमा को पार कर जाता है, तो मैं बस उपचारात्मक दवा खा लूंगा। उस योजना के साथ मैं आगे बढ़ता रहा और इस तरह 10 मिनट और बीत गए, और मैं रहस्यमय विधि के उपयोग के कारण उसके चेहरे पर थकान देख सकता था, लेकिन उसने मुझ पर हमला जारी रखा। मरो 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 कमीने, तुम मर क्यों नहीं जाते। 20 मिनट तक मुझे मारने में असमर्थ होने और रहस्यमय विधि के उपयोग के कारण उसके चेहरे पर दिखाई देने वाली थकान के कारण वह निराश हो गया था और उन्माद में चला गया था। अब यह मुझ पर सहज रूप से हमला कर रहा है। हालांकि उन्माद में इसका हमला शक्तिशाली हो गया है, ये काफी मूर्ख हो गया था। अपने दिमाग का थोड़ा सा उपयोग करके मैं अपने ऊपर आने वाले अधिकांश हमलों को चकमा दे सकता था और उन्हें कम कर सकता था। सच कहूं तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है जब ग्रिम मॉन्स्टर्स उन्माद में चले जाते हैं। वे पूरी तरह से बेवकूफ बन जाते हैं, और मेरे जैसे व्यक्ति जिसके पास उच्च संवेदी क्षमताएं हैं, वह उन्माद का अच्छा उपयोग कर सकता है और सबसे कम समय में ग्रिम मॉन्स्टर्स को मार सकता है। समय बीतता गया और अंततः 10 मिनट और बीत गए, और अब वह पूरी तरह से पीला पड़ गया था, लेकिन वह अभी भी अपने रहस्यवादी कौशल का प्रयोग कर रहा था। मैंने सोचा था कि वह अपने शरीर में थकान महसूस करते हुए सामान्य स्थिति में लौट आएगा, क्योंकि यही वह समय था जब अधिकांश ग्रिम राक्षसों ने अपनी समझदारी वापस पा ली थी। लेकिन इस राक्षस के साथ कुछ विपरीत हुआ। वह फिर से उग्र हो गया और उसने अपनी सीमा से अधिक रहस्यवादी विधि का प्रयोग करते हुए कुछ और भी मूर्खतापूर्ण काम किया।
रहस्यवादी पद्धति का उपयोग जारी रखने के साथ साथ इसने अनियंत्रित रूप से गुप्त ऊर्जा को चूसना शुरू कर दिया था। हालांकि यह आत्महत्या का नुस्खा था, लेकिन ग्रिम मॉन्स्टर ने अपने उन्माद में ऐसा किया और ऐसा हो गया कि उसकी शक्ति बहुत बढ़ गई। ये तो अच्छी बात हुई कि जब उसमें इतनी शक्ति होती है तो वह उन्मत्त हो जाता है। यदि इतनी शक्ति होने पर भी वह समझदार होता तो मैं दुम दबाकर भाग जाता, क्योंकि इतनी शक्ति होने पर वह मुझे आसानी से मार सकता था। फिर भी मैं अभी काफी बुरी हालत में हूँ। हालांकि यह एक बेवकूफ बन गया है। यह एक शक्तिशाली बेवकूफ है जिसके पास बहुत ताकत है और वह मुझे मारने पर तुला हुआ है। मैं बेवकूफ के कुछ शक्तिशाली प्रहारों से बच गया हूँ और मेरा शरीर वास्तव में अपनी सीमा तक पहुंच गया है। अगर मैं उससे भी अधिक शक्तिशाली हमले का सामना करता हूँ तो मेरा शरीर अपने आप ही ढह जाएगा। मैं इसके हमलों से बचने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये कठिन है, बहुत कठिन। इसने अपनी ताकत इतनी बढ़ा ली है कि हर पल बचना अपने आप में एक चुनौती है, लेकिन मेरे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। समय बीतता गया और मैं टूटने की कगार पर पहुंच गया था और 1 मिनट में ही औषधि पी लूंगा, चाहे लड़ाई खत्म हो या नहीं, क्योंकि 1 मिनट ही वह समय है जिसे मैं झेल सकता हूं। इससे पहले कि मेरा शरीर टूटने लगे, मैं अभी इसी विचार में था कि वेयरवुल्फ में अचानक परिवर्तन हुआ। मेरी ओर आ रही तलवार रास्ते में ही रुक गई और उस पर छाई पीली ऊर्जा भी फीकी पड़ने लगी। एक पीली ऊर्जा जा रही थी तो दूसरी पीली ऊर्जा आ रही थी। वेयरवुल्फ का पहले से ही पीला शरीर ग्रे से पीला होने लगा और उसकी आंखों की चमक भी तेजी से फीकी पड़ने लगी, और उस पल मैंने देखा कि उसकी आंखों में समझदारी लौट आए। जब उसे एहसास हुआ कि उसके साथ क्या हो रहा है तो उसकी आंखों में खौफ था। उसने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह उसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर सका, जिससे उसकी आंखें और भी हताश दिख रही थीं। वेयरवुल्फ ने अपने जीवन के अंतिम क्षण तक संघर्ष किया, लेकिन वह अपनी मृत्यु को रोक नहीं सका। अंततः उसकी आंखों की सारी चमक चली गई और उसके शरीर का जीवन भी चला गया। शक्ति के लिए इसने अपने शरीर की क्षमता को पूरी तरह जला दिया था। यदि यह सिर्फ रहस्यवादी विधि का अधिक प्रयोग करता तो ये बच सकता था, लेकिन इसने इसके ऊपर गुप्त विधि का भी प्रयोग किया था जो क्षमता को जलाने के लिए प्रसिद्ध है। दो निश्चित चीजों के कॉकटेल का उपयोग करने के बाद इसका गिरना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आश्चर्य की बात यह है कि यह उस कॉकटेल का उपयोग करके इतने लंबे समय तक टिकने में सक्षम था। समान शक्ति स्तर वाला एक इंसान ऐसे घातक कॉकटेल के प्रभाव में वेयरवुल्फ से आधा समय भी नहीं मरेगा। मैं अपने सिर को हिलाए बिना नहीं रह सका। उसके बीमार पीले शरीर को जमीन पर गिरते हुए देखकर मैं दया के कारण अपना सिर नहीं हिला रहा हूं, बल्कि मैना क्रिस्टल के नुकसान के कारण हिला रहा हूं। इसकी क्षमता को जलाने के साथ मैं भाग्यशाली होऊंगा। अगर मुझे 9 स्टार एलिट से मिले मैना क्रिस्टल का आधा भी मिल जाए तो मैं खुद को भाग्यशाली मानूंगा। फ्री ओमेगा एबनॉर्मल CM। मैं वेयरवुल्फ के शरीर को स्टोर करने के लिए अपना रूनिक डिक निकालने ही वाला था कि मुझे कुछ महसूस हुआ। एक और ग्रिम मॉन्स्टर आ रहा है और यह उन 2 ग्रिम मॉन्स्टर से थोड़ा ज्यादा शक्तिशाली है जिन्हें मैंने मारा था। मैं ये देखकर आह भरने से खुद को रोक नहीं सका और एक और विगोर बेरी निकाली और अपने मुंह में डाल ली, और इसके साथ मैंने प्रक्रिया को तेज करने के लिए व्हाइट ग्रेड ओरिजिन वाटर से बना एक पे भी पी लिया, क्योंकि ग्रिम मॉन्स्टर 5 सेकंड के भीतर प्रकट हो जाएंगे। मैंने नीचे वाले वेयरवुल्फ की परवाह न करते हुए आराम से अपनी आंखें बंद कर ली। मैं थोड़ा आराम करना चाहता था, भले ही वह आराम कुछ सेकंड के लिए ही क्यों न हो। ईमानदारी से कहूं तो मुझे ये लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं थी। मैं एशलिन से इसे लड़ने के लिए कह सकता था और मुझे यकीन है कि वह इस ग्रिम मॉन्स्टर को मारने में सक्षम होगी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। जितना अधिक मैं लड़ूंगा उतना ही बेहतर होगा। मैं कल से शिविरों को नष्ट करने की योजना बना रहा हूं और इसके लिए मुझे कुछ लड़ाई के अनुभव की आवश्यकता होगी। इसलिए भले ही मैं एक विशेष रूप से मजबूत 9 स्टार एलिट से मिलूं, मैं उसके दांतों के नीचे मरने के बिना उसके खिलाफ खुद को रोक सकता हूं। झनकार। अचानक मैंने अपनी आंखें खोली और अपनी तलवार को सबसे तेज गति से घुमाया, क्योंकि ग्रिम मॉन्स्टर ने चुपके से हमला करना शुरू कर दिया था। इसकी चुपके की क्षमता सिल्वर टंग मम्बामेन की तुलना में कहीं ज्यादा खराब थी, लेकिन ये गति में उस कमी की भरपाई कर देता है। जिस ग्रिम राक्षस ने मुझ पर हमला किया था वह बैंगनी धारीदार तेंदुआ आदमी है, जो महाद्वीप के सबसे तेज ग्रिम राक्षसों में से एक है। धप धप। बैंगनी धारी वाले तेंदुए आदमी का सिर और बाकी शरीर जमीन पर गिर गया, उसके साथ मैं और मेरी तलवार भी जमीन पर गिर गई। वायलेट स्ट्राइप्ड लेपर्डमैन के साथ लड़ाई मेरे द्वारा लड़ी गई सबसे कठिन लड़ाइयों में से एक थी। इसमें न केवल अंतर्निहित गति थी, बल्कि इसमें गति प्रकार का मिस्टिक मेथड भी था।
मैंने इसके खिलाफ करीब 3 घंटे तक लड़ाई लड़ी थी, और उन 3 घंटों में से 2 घंटे से ज्यादा समय तक मैंने अपनी आंखें बंद रखी थीं। जहां तक मेरी आंखें बंद करने की बात है, तो इसका कारण ये था कि वे इसके खिलाफ बिल्कुल बेकार थीं। इसकी गति इतनी तेज थी कि मैं इसे ठीक से देख नहीं पा रहा था, और आंखें खुली रखने से मैं और भी भ्रमित हो रहा था। इसलिए मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और संवेदी धारणा के लिए पूरी तरह से मारक नियम पर निर्भर हो गया। इसके खिलाफ लड़ाई में मैंने शुरू से ही अपनी सारी ताकत लगा दी है, और इसमें औषधि पीना भी शामिल है। पहले कुछ सेकंड में ही इसने मेरे शरीर पर ऐसे खूनी घाव कर दिए थे कि अगर मैंने उपचारात्मक दवा का इस्तेमाल नहीं किया होता तो मैं इसके खिलाफ 1 मिनट भी नहीं बच पाता। मैं अपनी सीमाओं को चरम सीमा तक चुनौती देना पसंद करता हूं, लेकिन मैं कोई मूर्ख नहीं हूं। एक बार जब मैंने इसकी शक्तियों को देखा, तो मैंने तुरंत अपनी रणनीति बदल दी और पूरी लड़ाई के दौरान औषधि का उपयोग जारी रखा। ईमानदारी से कहूं तो मुझे नहीं लगा कि मैं इसे मार पाऊंगा। इसे मारना पूरी तरह से किस्मत का खेल था। सिर्फ 5 मिनट की लड़ाई के बाद मुझे एहसास हुआ कि इस ग्रिम राक्षस को मारना मेरे बस की बात नहीं थी, और मैंने पूरी तरह से बचाव की मुद्रा अपना ली। मैं बस एक कॉकरोच बनना चाहता था जिसे वह मार नहीं सकता, ताकि वह लड़ाई छोड़ दे और चले जाए, क्योंकि मैं उससे भाग नहीं सकता। चूंकि इसकी गति इतनी तेज है कि यह बेकार हो जाएगा, इसलिए मैं इसे हमलों के लिए अपनी असुरक्षित पीठ दे रहा हूं। लेकिन ये कमीना बहुत जिद्दी था। इसने मुझे मार डालने को चुनौती मान लिया। अगर यह अति आत्मविश्वासी न होता और ऐसी गलती न करता जो एक नौसिखिया भी नहीं कर सकता, तो मैं इसे नहीं मारता। हालांकि मैं इसे मारने में सक्षम था, लेकिन मैंने इसके लिए कीमत चुकाई थी। साथ ही मैंने गुप्त ऊर्जा को ओवरड्राफ्ट किया था और इसे 10 सेकंड से अधिक समय तक अपने शरीर में रखा था। अब जब मैंने इसे छोड़ दिया, तो इसने मेरे शरीर को इतना कमजोर कर दिया कि अब मेरे पास खड़े होने की भी ऊर्जा नहीं है। चलना तो दूर की बात है। यह अच्छा है कि इस समय मेरे आसपास कोई ग्रिम मॉन्स्टर नहीं है, अन्यथा यदि वे आ जाते तो मुझे एशलिन को उनसे लड़ने के लिए कहना पड़ता, क्योंकि मैं इस समय लड़ने की स्थिति में नहीं हूं। मुझे लड़ने के लिए पर्याप्त रूप से स्वस्थ होने से पहले 2 घंटे आराम करने की आवश्यकता होगी। आधे घंटे बाद मुझे अंततः इतनी ऊर्जा मिली कि मैं थोड़ा हिल सकूं और किसी तरह अपनी पिछली स्थिति की तुलना में ठीक से बैठ सकूं, क्योंकि मेरी स्थिति मिट्टी के सामने थी। यह आधा घंटा उतना शांतिपूर्ण नहीं था जितना मैंने सोचा था। कुछ ग्रिम मॉन्स्टर्स हमारी रेंज में आ गए थे, जिनमें एक 9 स्टार एलिट भी शामिल था। यह अच्छा था कि मेरे पास एशलिन थी, जो उन सभी को मारने में सक्षम थी। मेरी तुलना में उसके लिए 9 स्टार एलिट को मारना आसान था, और ये देखकर मैं राहत की सांस लेने और खुश होने के अलावा कुछ नहीं कर सका। जब तक हम 9 स्टार सिल्वर एलिट से ऊपर के किसी पावरहाउस से नहीं मिलते, तब तक मारियाना हिल में कोई भी हमें कैंपों को नष्ट करने और ढेर सारे मेरिट पॉइंट अर्जित करने से नहीं रोक सकता। मैं इतने सारे ग्रिम मॉन्स्टर्स कैंप नष्ट कर दूंगा कि जब मैं वापस आऊंगा तो मुझे सीधे फर्स्ट लेफ्टिनेंट के पद पर पदोन्नत कर दिया जाएगा, मैंने मजाक में सोचा। 15 मिनट और बीतने के बाद मैंने अपनी आंखें खोली और महसूस किया कि मेरे शरीर में इतनी ऊर्जा आ गई है कि मैं ठीक से चल सकता हूं। सबसे पहले मैंने अपना मुंह पोंछा, जो पहले गिरने के बाद गंदगी से भरा हुआ था। मैं अपने मुंह के बल गिरा था। न केवल मैंने कुछ मिट्टी खाई थी, बल्कि मैंने अपनी नाक से भी कुछ मिट्टी निकाली थी। यह एक बुरा अनुभव था। अपने मुंह से गंदगी पोंछने के बाद मैं ग्रिम राक्षस की ओर चला गया और ग्रिम राक्षस को संग्रहित करने के लिए अपने भंडारण से रूनिक डिस्क निकाला और ग्रिम राक्षस के शरीर को इसमें संग्रहित करने वाला था, जब मैंने रूनिक डिस्क के ऊपर एक अधिसूचना तैरती हुई देखी। उत्सुकतावश मैंने उस पर क्लिक किया और जल्द ही रूनिक डिस्क के ऊपर कुछ पंक्तियां दिखाई दी, और जब मैंने उन्हें पढ़ा तो मैं आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। इसमें लिखा था कि जब वह सींग वाले डॉगमैन को काट रहा था तो उसके शरीर के उस हिस्से से कुछ निकला जिसे वह काट नहीं पाया था। ग्रिम राक्षस विदेशी प्राणी हैं जो हमारी दुनिया के नियमों का पालन नहीं करते, इसलिए हम रूनिक डिस्क का उपयोग करते हैं और दुनिया की सहायता से मैना क्रिस्टल एकत्रित करते हैं, तथा उनके पहने हुए कपड़ों और उपयोग में लाई जा रही कलाकृतियों के अलावा कुछ भी पीछे नहीं छोड़ते। इसलिए शरीर के उस हिस्से का मिलना जो काटा नहीं जा सका काफी आश्चर्यजनक है, लेकिन ये दुर्लभ नहीं है। 99% ऐसा किसी अपरिष्कृत संसाधन के कारण हुआ। ग्रिम मॉन्स्टर अपने अभ्यास के लिए कुछ संसाधनों का उपयोग करता है, लेकिन इसे पूरी तरह से आत्मसात करने में सक्षम नहीं था। इसलिए जब इसे मार दिया जाता है तो यह अपरिष्कृत संसाधन रूनिक डिस्क द्वारा काटा नहीं जा सकता, क्योंकि यह ग्रिम मॉन्स्टर में पूरी तरह से समाहित नहीं हो पाता।
हालांकि मुझे पहले ऐसा कुछ नहीं मिला है, लेकिन जुड़वा बच्चों को मिला है। उन्होंने मुझे इसके बारे में बताया है जब वे मिल्फ्रेड में थे। उत्सुकतावश मैंने तुरंत उस अपरिष्कृत संसाधन को बाहर निकाला, और जब मैंने उसे देखा तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं और मेरा कमजोर शरीर कांपने लगा। देखो, संवेदी मॉड्यूलेटिंग त्रिरंगीन पत्थर, मैंने कांपती आवाज में कहा। जब मैंने उन 2 अंगूठे के आकार के 3 रंग के पत्थरों को देखा तो मैंने अविश्वसनीय रूप से उन्हें देखा, और यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह वही है जो मैं सोच रहा था, मैंने उन्हें थोड़ा सा चुटकी भी ली। जब मैंने उन्हें चुटकी से दबाया तो वे सख्त होने के बजाय नर्म महसूस हुए, जैसा कि उन्हें देखकर लगता है। ये देखकर मैंने राहत की सांस ली और फिर मेरे चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई। ये वाकई एक बड़ी बात है। मैंने रूनिक डिस्क पर कुछ बटन दबाने से पहले कुछ देर तक 2 छोटे पत्थरों को देखा और सींग वाले डॉगमेन की कटाई की प्रक्रिया को देखना शुरू किया। जब मैंने इसे देखा तो मैंने देखा कि कटाई उसके सींग तक पहुंचने तक सब कुछ सामान्य चल रहा था। उनकी रूनिक डिस्क को कुछ प्रतिरोध महसूस हुआ, इससे उसकी कटाई की शक्ति बढ़ गई, और सींग धीरे धीरे विघटित होने लगा, जिससे 2 छोटे 3 रंग के पत्थर बच गए। उस कमीने को संवेदी मॉड्यूलेटिंग त्रिरंगीन पत्थर का एक बड़ा टुकड़ा मिला होगा, मैंने प्रक्रिया को देखते हुए कहा। पूरी प्रक्रिया को देखते हुए मैं बता सकता था कि सींग वाले डॉगमैन ने अपने सींग में संवेदी मॉड्यूलेटिंग त्रिरंगीन पत्थर का एक बड़ा टुकड़ा समाहित कर लिया था, और जो 2 टुकड़े मैंने पाए वे ऐसे हिस्से थे जिन्हें वह पूरी तरह से परिष्कृत करने में सक्षम नहीं था। इसने बहुत हाल ही में संवेदी मॉड्यूलेटिंग त्रिरंगीन पत्थर को आत्मसात किया होगा, अन्यथा मैं इन 2 छोटे पत्थरों को भी प्राप्त नहीं कर पाता। ये भी स्पष्ट हो गया है कि वह मुझे कैसे ट्रैक कर पाया। अधिकांश लोग जानते हैं कि हॉन्ट डॉगमैन की गंध की शक्ति असाधारण थी, लेकिन वे उसकी आत्मा की शक्ति के बारे में नहीं जानते। इसमें आत्मा को महसूस करने की क्षमता भी है, लेकिन ये क्षमता बहुत कमजोर है, इस हद तक कमजोर कि यह ट्रैकिंग में पूरी तरह से बेकार है, क्योंकि इसकी सीमा मुश्किल से 1 मीटर थी। लेकिन यह तब बदल गया जब इसने संवेदी मॉड्यूलेटिंग त्रिरंगीन पत्थर को आत्मसात कर लिया। संवेदी मॉड्यूलेटिंग त्रिरंगीन पत्थर को आत्मसात करने से इसकी आत्मा संवेदी क्षमता इतनी मजबूत हो गई कि यह मेरे अवशिष्ट आभा पर अपने भाई की आत्मा आभा को चुनने में सक्षम हो गया, और मेरे द्वारा खुद को मोटी मारक ऊर्जा से ढकने के बावजूद आसानी से मुझे ट्रैक करने में सक्षम हो गया। इन छोटे पत्थरों को सेंसरी मॉड्यूलेटिंग ट्राइकलर स्टोन कहा जाता है। ये सेंसरी प्रकार के प्राकृतिक खजाने हैं। इन पत्थरों का केवल एक ही काम है, और वह है संवेदी क्षमताओं को बढ़ाना। ये किसी भी संवेदी क्षमता को बढ़ा सकता है, और यही कारण है कि यह एशलिन और मेरे लिए एकदम सही चीज है। ये हम दोनों को बहुत लाभ पहुंचाएगा। एशलिन, सभी ग्रिम मॉन्स्टर्स के शरीरों को इकट्ठा करो और हमारे लिए एक सुरक्षित स्थान ढूंढो जहां हम रह सकें, मैंने एशलिन से कहा जब मैंने ग्रिम मॉन्स्टर के शरीर को एक रूनिक डिस्क में इकट्ठा करके एशलिन को दे दिया। चबा चबा freewaybnewl.com। वह हल्के से चहक उठी और उड़ गई, जबकि मैंने उस मारक ऊर्जा को पत्थरों में संचारित किया और फिर उससे स्वयं को ढक लिया। संवेदी मॉड्यूलेटिंग त्रिरंगीन पत्थर की सहायता से मैंने अपनी संवेदी सुरक्षा को बढ़ा लिया है। गोल्डन एलिट से नीचे वाले लोग मुझे महसूस भी नहीं कर पाएंगे, भले ही मैं उनके पीछे खड़ा हूं। यहां तक कि गोल्डन एलिट भी मुझे नहीं पकड़ पाएंगे यदि वे अपनी इंद्रियों से क्षेत्र का आकस्मिक सर्वेक्षण कर रहे हों। इन पत्थरों ने मुझे दूसरों की दृष्टि में अदृश्य बना दिया है। जब तक मैं छिपकर रहूंगी कोई मुझे देख नहीं सकेगा। ये तो अभी शुरू हुआ है। एक बार जब मैं शहर पहुंच जाऊंगा तो मैं इसके लिए एक रूनिक बैंड तैयार करूंगा, जिससे इसकी शक्तियां और भी बढ़ जाएंगी। ये चीज न केवल मुझे अदृश्य रहने में मदद कर सकती है, बल्कि यह मेरी संवेदी सीमा का विस्तार करने में भी मेरी मदद कर सकती है, और इसके साथ मैं उन लोगों की युद्ध शक्ति को महसूस करने में सक्षम हो जाऊंगा जिन्हें मैं पहले महसूस नहीं कर पाता था। इसके कई संवेदी अनुप्रयोग हैं। जैसे जैसे मैंने इसे एक एक करके परखा, मैं और अधिक खुश होता गया। जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा खुश किया वह थी मेरी संवेदी सीमा। ये दोगुनी हो गई थी, और साथ ही अब मैं उन लोगों की युद्ध शक्ति को और भी बेहतर तरीके से महसूस कर सकता था जो मेरी सीमा में प्रवेश करते थे। चबा चबा समय बीतता गया और 15 मिनट बाद एशलिन खुशखबरी लेकर लौटी और बताया कि उसे रहने के लिए एकदम सही जगह मिल गई है। उसके ऐसा कहने के बाद मैं धीरे धीरे उस दिशा की ओर चल पड़ा जो उसने बताई थी। मेरे शरीर में अभी भी बहुत कमजोरी है। मैं इतना कमजोर हो गया हूं कि मैं दौड़ भी नहीं सकता था, इसलिए मुझे अपने गंतव्य की ओर चलना पड़ा। यह अच्छी बात थी कि मेरे साथ एशलिन थी जिसने हमारे रास्ते में आने वाले सभी ग्रिम राक्षसों को दूर कर दिया।
45 मिनट बाद हम एक बहुत ही छिपी हुई छोटी घाटी में प्रवेश कर गए। स्थान से संतुष्ट होकर मैंने वहां निवास स्थापित करने के लिए एक सेकंड भी इंतजार नहीं किया, बल्कि इसे जमीन के ऊपर स्थापित करने के बजाय जमीन के नीचे स्थापित किया था। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि अभी दिन है और भूमिगत होने पर ज्यादा छिपकर रहना संभव है, बस निवास का आकार छोटा होना चाहिए। अगर यह बड़ा है तो ग्रिम मॉन्स्टर्स इसे आसानी से भांप लेंगे। निवास को पूरी तरह से स्थापित देखकर मैं निवास के अंदर गया और सबसे पहले मैंने स्नान किया क्योंकि मेरे कपड़े पूरी तरह से फटे हुए थे और मेरे शरीर में खून की एक परत है। शॉवर से बाहर आने के बाद मैं सीधे अभ्यास कक्ष में गया और आराम किया। मैंने 1 घंटे से अधिक समय तक आराम किया जब तक कि मैं फिर से अपने जैसा महसूस नहीं करने लगा। उसके बाद ही मैंने अपनी आंखें बंद की और अपने मन को परिष्कृत करना और अपने रूनिक लिली को भरना शुरू किया। यह आखिरी चीज है जो मैं करना चाहता हूं, लेकिन मुझे ये करना होगा क्योंकि बाद में मैं जो करने जा रहा हूं वो एशलिन को कुछ समय के लिए अक्षम कर देगा। इसलिए मैं अपने चरम पर तब रहना चाहता हूं जब एशलिन रक्षाहीन हो, ताकि अगर कुछ बुरा हुआ तो मैं उसकी और अपनी रक्षा कर सकूं। मैंने शाम तक ग्रे ऊर्जा को परिष्कृत किया और केवल तभी रोका जब मेरा मैना भंडार फिर से भर गया और रूनिक लिली पूरी तरह से चार्ज हो गई। अब मैं फिर से अपनी रहस्यवादी विधि का उपयोग करने में सक्षम हो सकता हूं। ग्रे एनर्जी को रिफाइन करने के बाद मैं बहुत सी चीजें निकालता हूं और फॉर्मेशन इंक बनाना शुरू करता हूं। मैंने इसे बनाने के लिए ओरिजिन वाटर और रेयर जैसी बेहतरीन सामग्रियों का इस्तेमाल किया। जल्द ही मैंने फॉर्मेशन इंक बनाना समाप्त कर दिया और इसका इस्तेमाल फर्श पर फॉर्मेशन बनाने के लिए करना शुरू कर दिया। ये संरचना काफी जटिल है और इसे पूरी तरह से बनाने में मुझे 1.5 घंटे का समय लगा। मैंने फर्श पर जो संरचना बनाई है उसे आत्मसात संरचना कहा जाता है। मैंने इसे इसलिए बनाया क्योंकि मैं एशलिन के लिए एक संवेदी मॉड्यूलेशन त्रिरंगीन पत्थर का उपयोग कर रहा हूं ताकि वह इसे स्वयं में आत्मसात कर सके। ये बहुत खेदजनक है कि मैं अपने अंदर संवेदी मॉड्यूलेटिंग त्रिरंगीन पत्थर को आत्मसात नहीं कर सकता और इसे कलाकृति के रूप में उपयोग नहीं कर सकता। यह आश्चर्यजनक होता अगर मैं अपने अंदर संवेदी मॉड्यूलेटिंग त्रिरंगीन पत्थर को आत्मसात करने में सक्षम होता। एशलिन यहाँ बैठो और तुम्हारे साथ संरचना को सक्रिय करो, मैंने एशलिन से कहा क्योंकि मैंने संवेदी मॉड्यूलेटिंग त्रिरंगीन पत्थर को संरचना में उसके स्थान पर रखा था। चबा चबा। मेरी बात सुनकर एशलिन खुशी से चहकी और फिर वह उस स्थान पर उड़ गई जो मैंने उसे बताया था और उस पर बैठ गई। फिर उसने अपनी ऊर्जा से अपनी संरचना को सक्रिय कर दिया। जैसे ही एशलिन ने इसमें अपनी ऊर्जा डाली, ये संरचना चमक उठी और कुछ सेकंड बाद रून संवेदी मॉड्यूलेटिंग ट्राई कलर स्टोन की ओर बहने लगे और फिर इसे पूरी तरह से ढक दिया। जब पत्थर पूरी तरह से रून से ढक गया तो पत्थर धीरे धीरे एशलिन की ओर बहने लगा और फिर उसके छोटे से सिर के सामने आ गया। जैसे ही वह उसके सामने आया, पत्थर उसके करीब आने लगा और जब तक वह उसके माथे पर लाल आंसू को छू नहीं गया। जैसे ही उसने लाल आंसू को छुआ, रून लाल आंसू की ओर बहने लगे। ये देखकर कि सब कुछ ठीक चल रहा है, मैं राहत की सांस लेने से खुद को रोक नहीं सका। इस पत्थर के उसके अंदर समा जाने से उसकी संवेदी शक्ति आसमान छू जाएगी, संवेदी वृद्धि बहुत बढ़िया होगी। भनभनाना, फौंफना। मैं अपने विचारों में खोया हुआ था जब मैंने हल्की सी भनभनाहट सुनी और जब मैंने आगे देखा तो जो मैंने देखा उससे मैं आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। संवेदी नियंत्रित त्रिरंगीन पत्थर जो एशलिन के सिर पर लाल निशान को छू गया था, उससे दूर चला गया था और अब संरचना के केंद्र में तैर रहा था। लेकिन यह वह बात नहीं थी जिसने मुझे चौंकाया, बल्कि जिस बात ने मुझे चौंकाया वह ये थी कि रून बदल रहे हैं। ये सामान्य रून किसी तरह प्राचीन रून में परिवर्तित हो गए हैं। न केवल पत्थर पर रून बदल रहे हैं, बल्कि संरचना पर रून भी विकसित हो रहे हैं। अपने पिछले अनुभव से सबक लेते हुए मैंने सीधे रून को नहीं देखा, बल्कि उस स्थान पर ध्यान केंद्रित किया जो प्राचीन रून में शामिल नहीं है। कुछ ही मिनटों में सभी रून प्राचीन रूनों में परिवर्तित हो गए और अब संरचना पर स्थित प्राचीन रून हवा में तैर रहे पत्थरों की ओर तैरने लगे। संवेदी मॉड्यूलेटिंग त्रिरंगीन पत्थर पहले से ही प्राचीन रून में ढका हुआ है और ये नए रून जो नीचे से ऊपर जा रहे हैं उसके ऊपर एक कोकून बना रहे हैं। कोकून रून की तरह ही पारदर्शी है, इसलिए मैं देख सकता था कि अंदर क्या हो रहा है। 5 मिनट बाद प्राचीन रूनों द्वारा एक हथेली के आकार का पारदर्शी कोकून बन गया था और अब ये प्राचीन रून चमकने लगे, जिससे ये देखना काफी मुश्किल हो गया कि क्या हो रहा था, लेकिन फिर भी मैंने कुछ ऐसा देखा जिससे मुझे एहसास हुआ कि क्या हो रहा था। अगर मैं गलत नहीं हूं
तो ये प्राचीन रून संवेदी मॉड्यूलेटिंग त्रिरंगीन पत्थर को शुद्ध कर रहे हैं। मैंने इसे कोकून के अंदर पूरी तरह से पिघलते हुए देखा है। ये स्पष्ट रूप से एक शोधन प्रक्रिया है। कुछ ही सेकंड बीते और कोकून इतना चमकीला हो गया कि मैं अंदर क्या हो रहा था कुछ भी नहीं देख पाया। तो मैं एशलिन की ओर मुड़ा, जिसकी अब आंखें बंद थीं और ऐसा लग रहा था कि वह सो रही है। पहले उसकी उत्सुक आंखें खुली हुई थीं, लेकिन अचानक वह सो गई। ये देखकर मैं अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। 10 मिनट ऐसे ही बीत गए जब मैंने देखा कि कैकून पर रून्स की चमक तेजी से कम हो रही है और कुछ ही सेकंड में वे पूरी तरह से गायब हो गए। जब वे गायब हो गए तो जिस जगह वे थे वहां से काली धूल जमीन पर गिर गई, लेकिन मेरा ध्यान धूल पर नहीं बल्कि छोटे संवेदी मॉड्यूलेटिंग त्रिरंगीन पत्थर पर था जो छोटे प्राचीन रून्स से ढका हुआ था। अंगूठे के आकार का संवेदी मॉड्यूलेटिंग त्रिरंगीन पत्थर अब चावल के दाने से भी छोटा हो गया था। इसका आकार 20 गुना से भी ज्यादा छोटा हो गया था, और यह सिर्फ एक ही चीज नहीं थी जो इसके साथ हुई थी। 3 रंग, जहां से इसे इसका नाम मिला है, इतने चमकीले हो गए हैं कि अब वे रत्नों की तरह चमक रहे हैं। थंबनेल आकार के सेंसरी मॉड्यूलेटिंग ट्राइकलर स्टोन को परिष्कृत किया गया है, और अब मैं जो देख रहा हूं वह इसका सार है। उस छोटी परिष्कृत चीज को देखकर मैं चाहता हूं कि मेरे पास सेंसरी मॉड्यूलेटिंग ट्राइकलर स्टोन के लिए परिष्कृत संरचना होती। इससे पत्थर की शक्ति और भी बढ़ सकती थी, लेकिन दुर्भाग्य से मेरे पास ऐसी संरचना नहीं थी। छोटा पत्थर 1 मिनट तक अपनी जगह पर स्थिर पड़ा रहा, फिर वह एशलिन की ओर बढ़ा, और इस बार जब उसने एशलिन के सिर पर बने लाल घाव को छुआ तो वह उसके ऊपर पिघल गया, इससे पहले कि वह अंदर रिसने लगे। ये प्रक्रिया बिना किसी बाधा के चलती प्रतीत होती है और मैंने इसे सावधानीपूर्वक देखा है कि कहीं कोई समस्या तो नहीं हुई। मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा, लेकिन यदि ऐसा हुआ तो मैं हस्तक्षेप करूंगा और एशलिन को बचाऊंगा। कुछ सेकंड बीत गए और मिनटों के अंत तक परिष्कृत संवेदी मॉड्यूलेशन त्रिरंगीन पत्थर पूरी तरह से एशलिन के माथे पर लाल आंसू में समा गया था, जो अब हल्का चमक रहा था। ये लगभग 15 मिनट तक मंद मंद चमकता रहा, फिर यह बंद हो गया। ये देखकर मुझे पता चल गया कि आत्मसात प्रक्रिया समाप्त हो गई है। आत्मसात करने से एशलिन के माथे पर लाल क्रिस्टलीय आंसू में कोई भी बदलाव नहीं आया था, जैसा कि सीन वाले डॉगमैन के साथ हुआ था, जिसके सीन संवेदी मॉड्यूलेटिंग त्रिरंगीन पत्थर की तरह 3 रंगों में बदल गए थे। हालांकि एशलिन में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन मुझे यकीन है कि परिष्कृत संवेदी मॉड्यूलेटिंग त्रिरंगीन पत्थर को आत्मसात करके उसे काफी बड़ा संवेदी बढ़ावा मिला है, और मैं उनके बारे में जानने के लिए इंतजार नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मुझे थोड़ा इंतजार करना होगा। मैंने एशलिन को अभ्यास कक्ष में सोता हुआ छोड़ दिया और हमारे लिए खाना बनाने के लिए रसोईघर में चली गई। चबा चबा, एशलिन तुम जाग गईं? मैंने आश्चर्य से कहा। एशलिन करीब 1 घंटे सो चुकी थी। मैंने सोचा था कि वह लंबे समय तक सोती रहेगी, कम से कम 1 दिन के लिए सोने के उसके रिकॉर्ड को देखते हुए। जब उसे कुछ पचाना होता था तो मैं उसे जल्दी जागते हुए देखकर काफी आश्चर्यचकित थी। मैंने पूछा, आपको आत्मसात करके क्या क्या संवर्धन प्राप्त हुए? इस बार मैंने उससे प्राचीन रूनों के बारे में पूछने की जहमत नहीं उठाई, क्योंकि मुझे पता था कि उसका जवाब क्या होगा, इसलिए मैंने सीधे उससे उन संवर्धनों के बारे में पूछा जो उसे प्राप्त हुए। चबाओ 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 चबाओ, वह मुझे सक्रियता से समझाने लगी कि उसे क्या मिला था, और यह सुनकर मैं काफी हैरान रह गई। उसकी सीमा 3 गुना बढ़ गई थी, और अब वह दूसरों की युद्ध शक्ति को अधिक स्पष्टता से महसूस कर सकती थी। कुछ अन्य आश्चर्यजनक चीजें भी थीं जो उसे प्राप्त हुई थीं। एक जिससे वह रूल को मारने की सभी संवेदी क्षमताओं को बढ़ा सकती थी, जिसमें वह भी शामिल थी जो उसे दूसरों की इंद्रियों से छिपने देती थी। अगर मैं गलत नहीं हूं, तो अगर एशलिन ने किलिंग रूल और सेंसरी मॉड्यूलेटिंग ट्राइकलर स्टोन की सारी शक्ति का इस्तेमाल किया, तो वह गोल्डन एलिट से नजदीकी दूरी पर भी छिपने में सक्षम हो जाएगी। ये संवेदी मॉड्यूलेटिंग त्रिरंगीन पत्थर भगवान की कृपा से आया था, इसके साथ कई चीजें काफी आसान हो जाएंगी। इस पत्थर का ग्रेड काफी अच्छा है, इसलिए जब तक मैं अपने हत्या नियम को आगे बढ़ा सकता हूं, मैं इसके माध्यम से अधिक शक्ति को बढ़ाने में सक्षम हो जाऊंगा। चलो खाते हैं, मैंने कहा कि जब मैंने उससे प्रश्न पूछना समाप्त किया और उसके साथ खाना खाने लगा। आधे घंटे बाद हमने खाना समाप्त कर लिया और मैं एशलिन को अपने हाथों में लेकर अभ्यास कक्ष की ओर चला गया। मैं उसे इसलिए पकड़े हुए हूं क्योंकि हमेशा की तरह उसने पेट भर खाया और अब उसमें उड़ने की भी ताकत नहीं बची है। इस छोटी चिड़िया को खाना इतना पसंद है कि वह हमेशा खुद को खाने के लिए असमर्थ बना लेती है। मैंने अपने स्टोरेज से मोल्डिंग टूल निकालने से पहले एशलिन को अपने पास रखा और उसे ब्रेसलेट में ढालना शुरू कर दिया।
मैं सेंसरी मॉड्यूलेटिंग ट्राई कलर स्टोन को हमेशा अपने हाथों में नहीं रख सकता, इसे ब्रेसलेट के रूप में पहनने से बेहतर है ताकि मैं अपनी हरकतों में बाधा डाले बिना इसका इस्तेमाल कर सकूं। जल्द ही मैंने ब्रेसलेट बनाने का काम पूरा कर लिया और सेंसरी मॉड्यूलेटिंग ट्राई कलर स्टोन को लगा दिया। अब इस ब्रेसलेट की मदद से मैं मारियाना हिल्स में लगभग अदृश्य हो जाऊंगी। तीनों विधियों और अपनी तलवार का देर रात तक अभ्यास किया और अपने भंवर कवच को भी पूरी तरह से ठीक किया। हालांकि मैंने अपनी तीनों लड़ाइयों के दौरान इसे पूरी तरह से ठीक कर लिया था, फिर भी मैंने सुनिश्चित करने के लिए एक बार फिर से इसका परीक्षण किया। ग्रिम मॉन्स्टर्स के साथ पेड़ों पर लड़ाई ने मेरी बहुत मदद की। वे शिविरों को तोड़ने के लिए बहुत अच्छा अनुभव और आत्मविश्वास देते हैं। इतना ही नहीं, लगातार 3 लड़ाइयों ने मुझे अपनी तलवार शैली की समझ में भी मदद की और अब मैं ग्रेट स्वॉर्ड में उसी स्तर की महारत हासिल करने के एक कदम और करीब पहुंच गया हूं जैसा कि मैंने लाइट तलवार के साथ किया है। आज फिर से तीनों विधियों का अभ्यास करते हुए मुझे तीसरे परिवर्तन तक पहुंचने के करीब महसूस हुआ। मुझे और भी यकीन हो गया कि अगले कुछ दिनों में मैं तीसरे परिवर्तन तक पहुंच जाऊंगा और मेरी शक्ति एक बार फिर बढ़ जाएगी। अगली सुबह जब मैं उठा तो मैं पूरी तरह से तरोताजा महसूस कर रहा था। मैं किसी भी ग्रिम मॉन्स्टर कैंप को तोड़ने और नष्ट करने के लिए तैयार था, लेकिन मैंने जल्दबाजी नहीं की। मैं उठा, फ्रेश हुआ और 3 तरीकों का अभ्यास करने से पहले खाना खाया। अभ्यास करने के बाद मैंने स्नान किया और आधे घंटे तक आराम किया। उसके बाद मैं अपने निवास से बाहर निकला ताकि शिविरों को नष्ट करने और मनुष्यों को बचाने के लिए तैयार हो सकूं। एशलिन, जाओ और ग्रिम मॉन्स्टर्स का एक कैंप ढूंढो जिसे हम नष्ट कर सकें। मैंने अपने घर से बाहर निकलते हुए एशलिन से कहा। चबाओ चबाओ, एशलिन ने उत्साह से चहकते हुए कहा। फिर वह खुद अंगूठे के आकार की हो गई और उड़ गई। यदि यह कल की बात होती तो मैं एशलिन को ऐसा करने के लिए नहीं कहता, क्योंकि यह बहुत खतरनाक है। लेकिन अब संवेदी मॉड्यूलेटिंग त्रिरंगीन पत्थर के आत्मसात के साथ वह गोल्डन एलीट के लिए भी लगभग अदृश्य हो गई थी। गोल्डन एलीट द्वारा उसे खोजे जाने के लिए उसकी किस्मत बहुत खराब होनी चाहिए। जब वह ग्रिम मॉन्स्टर कैंप को खोजने गई तो मैं पेड़ पर बैठकर इंतजार कर रहा था। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, एशलिन जल्द ही वापस आ जाएगी और मैं गलत दिशा में चलते हुए कैंप से दूर नहीं जाना चाहता। चबाओ चबाओ, समय बीतता गया और 40 मिनट बाद एशलिन अच्छी खबर लेकर लौटी। उसने अंततः एक शिविर ढूंढ लिया था, इसलिए वह पेड़ से कूद गई और ग्रिम मॉन्स्टर्स शिविर की ओर जमीन के पास उड़ गई। रास्ते में ग्रिम मॉन्स्टर्स के लिए एशलिन ने उन्हें मार डाला। उसने 5 मिनट के भीतर एक 9 सितारा अभिजात वर्ग को भी मार डाला। यद्यपि वह 9 स्टार एलीट उन तीनों से कमजोर था जिनसे मैंने कल मुकाबला किया था, फिर भी मैं एक 9 स्टार एलीट था। फिर भी उसे 5 मिनट के भीतर मार डालना बहुत आश्चर्यजनक है। समय बीतता गया और 35 मिनट बाद हम ग्रिम मॉन्स्टर्स कैंप पहुंच गए। सभी कैंपों की तरह ये भी बड़ा था और एक ऐसे छिपे हुए स्थान पर था कि जब तक कोई इसके बहुत करीब न जाए तब तक इसका पता नहीं चलता। मैंने गिल्ड द्वारा मुझे दिए गए दस्तावेज को खोलने से पहले 1 मिनट के लिए कैंप को देखा और उसमें लाल चेहरे के साथ स्पष्ट शापों को पढ़ा। इसके अंदर के शाप वास्तव में बहुत बुरे हैं। इसे पढ़ते ही मुझे लगा कि मेरा चेहरा लाल हो गया है। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं कल उस लड़की की तरह ही आत्मविश्वास के साथ उन्हें जोर से गाली देता हूँ। खैर, चाहे मैं चाहूँ या नहीं, अगर मैं ग्रिम राक्षसों को उनके निवास से बाहर निकालना चाहता हूँ तो मुझे शाप देना ही होगा। आग/आग/आग/। मैंने दस्तावेज बंद कर दिया और हवा में उड़ता रहा जब तक कि मैं बड़े निवास के सामने नहीं पहुंच गया। वहां मैंने अपने ग्रिम राक्षसों को बाहर निकाला और निवास पर एक के बाद एक आग के वार शुरू कर दिए। आप तारांकन 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 तारांकन। मैं अचानक 50 से अधिक वार करके निवास पर आक्रमण करने के बाद रुक गया और पूरी आवाज में ग्रिम राक्षस को कोसना शुरू कर दिया। और आश्चर्य की बात यह रही कि कोसते समय मेरा चेहरा लाल नहीं हुआ और न ही कोई कंपन दिखाई दिया। ऐसा लग रहा था जैसे मैं इसमें स्वाभाविक रूप से सक्षम हूं। बस इसके बारे में सोचकर ही मैं थोड़ा शर्मिंदा हो गया। पूरे 1 मिनट तक गाली देने के बाद मैंने फिर से हमला किया और लगभग 15 वार करने के बाद मैंने फिर से गाली देना शुरू कर दिया। इस तरह 5 मिनट बीत गए और मुझे थोड़ी चिंता होने लगी क्योंकि निवास का दरवाजा नहीं खुला था। ये देखकर मैं अपना आक्रमण तरीका बदलने ही वाला था कि तभी मुझे हलचल सुनाई दी। टकराना। हे मानव कमीने, एक बार और गाली दो और देखो कि क्या मैंने तुम्हें अपनी छुरी से टुकड़े टुकड़े कर दिया है।
ग्रिम मॉन्स्टर ने जोर से दरवाजा खोला और अपने 80 कुछ मिनियंस के साथ पूरी ताकत से बाहर आया। ग्रिम मॉन्स्टर आयरन राइनोमैन है, जिसके हाथ में 2.5 मीटर लंबा खून से लाल चाकू था। आयरन राइनोमैन आयरन राइनो का मानवीकृत संस्करण जैसा दिखता था। यह आयरन की तरह पूरी तरह से ग्रे है और इसमें धातु जैसा एहसास होता है। यही वजह है कि इसे आयरन राइनो नाम मिला। इसके पीछे 80 से ज्यादा ग्रिम मॉन्स्टर हैं, जिनमें से 6-8 सितारा अभिजात वर्ग के हैं। ये काफी प्रभावशाली ताकत है जो 9 सितारा अभिजात वर्ग के मनुष्यों की औसत टीम को कुचल सकती है। ओह हाँ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे जैसा छोटा गैंडा मेरे लिए क्या कर सकता है, मैंने घमंड भरे लहजे में कहा। ये सुनकर लोहे के गेंडे वाले आदमी का चेहरा लाल हो गया, मानो उसे भट्टी में गर्म किया गया हो। वह इतना गुस्से में दिख रहा था कि मुझे लगा कि वह अगले ही पल आग उगल देगा। कमीने, देखते हैं कि 1 मिनट बाद तुम मेरे सामने उस घमंडी लहजे का इस्तेमाल कर सकते हो या नहीं। आयरन राइनोमैन चिल्लाया और हवा में मेरी ओर बढ़ा। उसके पीछे उसके अनुचरों की ताकत भी थी जो मुझे घेरने के लिए आगे बढ़े। राइनोमैन का नेता मुझसे 4 मीटर दूर दिखाई दिया और मुझ पर अपनी तलवार घुमाने ही वाला था कि अचानक वह रुक गया और रक्षात्मक स्थिति में चला गया, क्योंकि उसने आसमान से बहुत तेजी से सुंदर चांदी के अंगूठे के आकार के आग के गोले आते देखे। यह उनकी सुंदरता से प्रभावित नहीं हुआ, ये बता सकता है कि वे बहुत खतरनाक हैं और यदि वे घातक स्थान पर टकराते हैं तो ये जान भी ले सकता है। इसलिए बिना समय बर्बाद किए इसने मानव पर नजर रखते हुए उनसे बचाव करना शुरू कर दिया। अगर कोई मानव कुछ भी अजीब करने की कोशिश करता तो ये तुरंत उससे निपटने के लिए अपनी रहस्यमयी क्षमता को सक्रिय कर देता। थप थप थप। बचाव करते समय उसे लगातार धड़कन की आवाजें सुनाई दे रही थीं और वह जानता था कि उसके अनुचर, जिन्हें इकट्ठा करने में उसने इतना समय और संसाधन खर्च किए थे, मर रहे हैं। लेकिन उसके पास उन्हें देखने का समय नहीं था, क्योंकि वह बड़ी मुश्किल से ही इन आग के गोलों से बचाव कर पा रहा था। और यह भी नहीं भूलना चाहिए कि मनुष्य एक ग्रिम रीपर की तरह उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। एक बार जब वह थोड़ी सी भी गलती करता तो इंसान अपनी मौत की दरांती मुझ पर घुमाता और सीधे उसे अंडरवर्ल्ड में भेज देता। इसलिए ऐसा कोई तरीका नहीं है कि वह अपने गुर्गों के लिए अपनी जान कुर्बान कर दे, जिन्हें इकट्ठा करने के लिए उसने बहुत पैसा खर्च किया था। जीवित रहने के बाद ही वह इसका बदला ले पाएगा और गुर्गों का एक नया समूह इकट्ठा करने के लिए पर्याप्त धन कमा पाएगा। धूप। अंत में उसने आखिरी आग के गोले से बचाव किया, लेकिन वह खुश नहीं था, क्योंकि जब उसने नीचे देखा तो उसने देखा कि मिनियंस के शव जमीन पर पड़े थे। उन्हें जमीन पर मृत पड़ा देखकर उसका दिल पीड़ा से जलने लगा। यहाँ मैंने जमीन से चिल्लाकर उस ग्रिम मॉन्स्टर को आवाज दी जो मुझे ढूंढ रहा था। जमीन पर लड़ना ज्यादा सुरक्षित है। मैं कल की तरह बहुत ज्यादा ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहता, जहां मुझे एक के बाद एक ग्रिम मॉन्स्टर से लड़ना पड़ा। इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा अगर लड़ाई ने 9 स्टार एलिट्स का ध्यान आकर्षित किया, क्योंकि एशलिन उन्हें संभालने में सक्षम होगी। लेकिन अगर उन्होंने ऊपर वाले का ध्यान आकर्षित किया तो हमें उसके खिलाफ लड़ने का मौका भी नहीं मिलेगा। कमीने मरो। जैसे ही उसने मुझे जमीन पर देखा, वह चिल्लाया और मेरे पास आया। उसका चेहरा क्रोध से विकृत हो गया था। वह मेरी ओर ऐसे देख रहा था जैसे मैंने उसके परिवार के गहने चुराने जैसा घृणित काम किया हो। जिप। वह मेरे ऊपर प्रकट हुआ और मुझ पर अपना चाकू चलाया। ये देखकर कि मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के मिनी ब्लास्ट को सक्रिय कर दिया और वार को चकमा दे दिया। मैं मूर्ख हो जाऊंगा यदि मैं उसका सीधे सामना करूंगा। ग्रिम राक्षस ने अपने हमले के लिए बहुत अधिक बल इकट्ठा कर लिया था और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण यदि मैंने बलपूर्वक हमले का विरोध किया होता तो मेरी कई हड्डियां टूट जाती, भले ही मैंने महान तलवार से बचाव किया हो। इस चूक ने ग्रिम मॉन्स्टर को हतोत्साहित नहीं किया, जैसे कि उसे उम्मीद थी कि मैं उससे बच जाऊंगा। वह जमीन पर उतरा और पहले के असफल हमले की गति का उपयोग करके मुझ पर एक और हमला किया। टकराना। ग्रिम मॉन्स्टर को इतना प्रभावशाली मूव करते देख मैं प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। पिछले हमले की गति का उपयोग वास्तव में अच्छा है। यह इतना तेज था कि अगर मेरे पास मिनी ब्लास्ट नहीं होता जो मुझे तुरंत हरकत करने में मदद करता है, तो मैं अब तक इसके क्लीवर से 2 टुकड़ों में कट चुका होता। मुझे इस ग्रिम मॉन्स्टर से बहुत सावधान रहना होगा, मैंने मन ही मन सोचा जब मैंने उसकी युद्ध शैली देखी। इस ग्रिम राक्षस की युद्ध शक्ति उस वेयरवुल्फ के बराबर है जिससे मैंने कल लड़ाई की थी, लेकिन यह उतना ही खतरनाक है जितना कि पीली धारी वाला तेंदुआ जिसने मुझे लगभग मार ही डाला था। काय। उसने फिर से हमला करते हुए चिल्लाया। इस हमले में वह अभी भी पिछले हमले की कुछ शक्ति का उपयोग करने में सक्षम था, लेकिन ये बहुत अधिक नहीं था। ये हमला है, मैं इसका सामना कर सकता हूं, मैंने सोचा और अपनी तलवार उस पर घुमाई। झनकार।
हमारी तलवारें आपस में टकराईं और बिना हिले डुले वहीं स्थिर खड़ी रहीं। ग्रिम राक्षस ये देखकर चौंक गए। शायद वह सोच रहे होंगे कि एक नन्हा इंसान जो उनके आकार से आधा है, जिसकी खोपड़ी को वह अपनी हथेली में आसानी से कुचल सकते हैं, मेरे पास इतनी शक्ति कैसे हो सकती है कि मैं उनके हमले का मुकाबला कर सकूं। मरना, वह चिल्लाया और अपनी तलवार को धुंधली गति से वापस ले लिया और दोगुनी गति से मुझ पर हमला किया। उसके हमले की ताकत उसके पिछले हमले से 3 गुना ज्यादा थी, लेकिन मैं उससे नहीं डरा। इसके बजाय मैंने अपने छोटे विस्फोट की शक्ति बढ़ा दी और अपनी तलवार को उससे भिड़ने के लिए आगे बढ़ाया। क्लैंग 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 क्लैंग, हम दोनों के बीच जोरदार भिड़ंत होने लगी। हमारा हर हमला पहले से ज्यादा शक्तिशाली होता। हालांकि हमारे हमलों की ताकत बदल गई थी, लेकिन हमारी स्थिति नहीं बदली। हम जोश से अपनी जगह पर खड़े होकर एक दूसरे पर हमला कर रहे थे। तुम मुझसे मुकाबला करने के लिए ताकत जैसे कौशल का उपयोग कर रहे हो, चलो देखते हैं ये कितना टिक सकता है, आयरन राइनोमैन ने कहा और वह बुरी तरह से हंसने लगा। ये सुनकर मैं उसे एक उपहासपूर्ण मुस्कान दिए बिना नहीं रह सका। बहुत से ग्रिम मॉन्स्टर ने घुमावदार कवच को रहस्यवादी कौशल के रूप में समझना शुरू कर दिया, खासकर जब से इसकी शक्ति बढ़ गई थी। कल ही वायलेट धारीदार तेंदुए ने भी यही बात कही थी, जबकि सबूत इसके विपरीत संकेत दे रहे थे। ये बहुत स्पष्ट है कि घूमता हुआ कवच मेरी अग्नि क्षमता से बना है। ये क्षमता कवच का एक बहुत ही परिष्कृत टुकड़ा है जहां इसका प्रत्येक भाग दूसरे की सहायता करता है, और वे सभी त्रुटिहीन रूप से काम करते हैं। यह न केवल मुझे गति और शक्ति प्रदान करता है, बल्कि यह अत्यधिक रक्षात्मक भी है, जो मेरे ऊपर आने वाली किसी भी शक्ति को भंवरों की मदद से नष्ट कर देगा। किसी को ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक नज़र ही यह जानने के लिए काफी है कि मैंने अपनी अग्नि क्षमता से बना कवच पहना हुआ है। फिर भी कई ग्रिम मॉन्स्टर्स का मानना इससे अलग है। शायद उन्हें लगता है कि मैं किसी कारण से अग्नि कवच की आड़ में मिस्टिक मेथड के सबूत छिपा रहा हूं, मुझे नहीं पता। यह अच्छी बात है कि वे सोचते हैं कि इससे मुझे उन्हें आश्चर्यचकित करने में मदद मिली जब मैंने उन पर अपने रहस्यवादी तरीके से हमला किया। समय बीतता गया और हम 1 घंटे से ज्यादा समय तक लड़ते रहे, बिना अपनी जगह से ज्यादा हिले डुले। ग्रिम मॉन्स्टर जब मेरी तरफ देखता था तो बहुत खुश दिखाई देता था। शायद उसे लगता था कि मैं अपनी मिस्टिक मेथड का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कर रहा हूं, क्योंकि मिस्टिक मेथड का 1 घंटे से ज्यादा इस्तेमाल करना वाकई मुश्किल है। ये भ्रम बनाए रखने के लिए कि मैं अपनी रहस्यमय विधि का अत्यधिक उपयोग कर रहा हूं, मैंने 40 मिनट पहले अपना चेहरा भी आग से ढक लिया था, जो मैं आमतौर पर नहीं करता। अब मेरे शरीर का हर हिस्सा आग में ढका हुआ है। मैं एक आदमी की तरह लग रहा था, जो बहुत मोटी चांदी की आग में ढका हुआ है। सच कहूं तो इस पिछले 1 घंटे में मुझे इसे मारने के 2 मौके मिले थे, लेकिन मैंने उन्हें जाने दिया। अगर यह कोई और ग्रिम मॉन्स्टर होता तो आइव उन मौकों का फायदा उठाता और अपनी मिस्टिक विधि का उपयोग करके इसे मार देता, लेकिन मैंने इस आयरन राइनोमैन को नहीं मारा। एक कारण के लिए, इसकी युद्ध शैली। ये पहला ग्रिम मॉन्स्टर है जो मुझे मिला था जिसकी लड़ाई शैली इतनी कुशल थी। ऐसा इस वजह से था, यह इतना मजबूत है, अन्यथा इसमें मुश्किल से 9 स्टार एलीट की शक्ति है। मैं इससे बहुत सी बातें सीख रहा हूं। मैं महसूस कर सकता हूं कि यदि मैं ऐसे कुछ शत्रुओं से लड़ूं जो अपनी युद्ध शैली पर महारत रखते हैं, तो ग्रेट स्वॉर्ड पर मेरी महारत स्पष्ट दर से बढ़ रही है। मुझे ग्रेट स्वॉर्ड पर अपनी महारत को लाइट स्वॉर्ड के समान बनाने में अधिक समय नहीं लगेगा। काश मैं इस ग्रिम मॉन्स्टर को बंदी बनाकर रख पाता और जब चाहूं तब इससे मुकाबला कर पाता। मैं वास्तव में ऐसा कर सकता था, और इसके दिल में रूल पावर बंद होने के कारण मैं इसे नियंत्रित कर सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि यह बहुत खतरनाक है। ग्रिम मॉन्स्टर पागल कमीने होते हैं, कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि वे क्या करेंगे। जब मैं चौकी में था तब कई लोगों ने वही किया जो मैं करना चाहता था और इस प्रक्रिया में अपनी जान गंवा दी थी। गिल्ड ने हमें नौसिखियों को ऐसे काम करने से स्पष्ट रूप से चेतावनी दी थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, मैंने अपने हमलों को कमजोर करना शुरू कर दिया, यहां तक कि इसे और भी ज्यादा वास्तविक बनाने के लिए मैंने 3 बार खून की उल्टी भी की। मैं इसे मारने से पहले इसकी रहस्यमय विधि का अनुभव करना चाहता था। हालांकि यह एक खतरनाक कार्य है क्योंकि हर रहस्यमय कौशल शक्तिशाली है, और अगर यह मुझ पर गिरता है तो यह निश्चित रूप से मुझे मार देगा। छोटे मानव, अंततः तुम्हारी ऊर्जा समाप्त हो गई है, आयरन राइनोमैन ने एक शैतानी हंसी के साथ कहा जब मैं बड़े पेड़ से टकराया। मैं तुम्हें रहस्यवादी विधि का स्वाद चखाता हूं, उसने प्रसन्नतापूर्वक कहा और फिर चिल्लाया, अरोरा गेल स्पीड टाइप मेथड।
मैंने मन ही मन कहा, क्योंकि मैंने देखा कि यह मेरी ओर ऐसी गति से आ रही है जिसे आंखों से नहीं देखा जा सकता। पुछ, वह मेरे सामने प्रकट हुआ और जब उसे सीने में दर्द महसूस हुआ तो उसने अपनी तलवार मेरी ओर घुमाई, लेकिन उसने देखा कि उसकी छाती में रेत के गहरे भूरे बादल में एक तलवार ढकी हुई है, जिसे वह देख नहीं पाया। मरने से पहले उसकी आंखों में भ्रम के भाव थे, वह यह अनुमान नहीं लगा पा रहा था कि कैसे एक तलवार उसके शरीर में घुस गई और उसे पता भी नहीं चला। वाह, इस कदम ने मुझसे बहुत कुछ छीन लिया। ये कदम अचानक आया, वह प्रेरणा थी जो मुझे तब मिली जब मैंने आयरन राइनोमैन को अपनी ओर आते देखा। प्रेरणा अचानक आए और मैंने इसके साथ एक मौका लेने का फैसला किया और सौभाग्य से मैं पहली कोशिश में ही सफल हो गया। ये चाल मिनी ब्लास्ट का एक उच्चतर संस्करण है। इस चाल के लिए मैं अपने पूरे शरीर पर एक छोटा सा विस्फोट करता हूँ, लेकिन इसे क्रियान्वित करने के बजाय मैं उनके द्वारा उत्पादित सारी ऊर्जा को एक बिंदु पर स्थानांतरित कर देता हूँ। इससे मुझे एक ऐसी चाल करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा मिल जाती है जो मिस्टिक विधि का उपयोग किए बिना मिस्टिक विधि से प्रतिस्पर्धा कर सकती है। लेकिन इस चाल के लिए बहुत सारी जरूरतें हैं। इसके लिए ऊर्जा पर बढ़िया नियंत्रण, मजबूत शारीरिक शरीर और मजबूत आत्मा शक्ति की जरूरत है। सभी मिनी ब्लास्ट द्वारा जारी की गई सारी शक्ति को प्रबंधित करने के लिए मुझे ऊर्जा पर बेहतरीन नियंत्रण रखने की जरूरत है। मुझे बहुत सारी आत्मिक ऊर्जा की आवश्यकता है ताकि कई छोटे विस्फोटों द्वारा बनाई गई शक्ति से भंवर कवच को दूर होने से बचाया जा सके और इस केंद्रित शक्ति का भार सहन करने के लिए मजबूत भौतिक शरीर हो। इस सरल चाल ने मिस्टिक मेथड की शक्तिशाली चाल जितना तनाव नहीं दिया। एकमात्र समस्या यह है कि यह चाल सही नहीं है, बल्कि थोड़ा सा भी गलत प्रयोग होने पर मैं स्वयं को घायल कर सकता हूं या मेरा घूमता हुआ कवच उड़ सकता है। और यह भी नहीं भूलना चाहिए कि इससे शरीर पर कितना दबाव पड़ता है, इसलिए प्रत्येक प्रयोग के बाद मुझे कम से कम 1 मिनट के लिए आराम करना होगा। फिर भी सभी दोषों के बावजूद, चूंकि यह चाल सर्वश्रेष्ठ है, जब तक मैं इस चाल के अस्थिर करने वाले कारक को ठीक नहीं कर लेता, जिसे ठीक करने में मुझे विश्वास है, मैं ऊर्जा की अधिक परवाह किए बिना हर मिनट इस चाल का उपयोग कर सकूंगा, जैसा कि मुझे अपनी रहस्यवादी विधि के साथ करना पड़ता है, जहां मेरे पास सीमित मात्रा में ऊर्जा होती है। ये फिल्म शानदार है और मुझे इसका नाम रखना है, लेकिन नाम दिमाग में होने के बावजूद मैंने इसे टालने का निर्णय लिया। मैंने योजना बनाई थी कि जब मैं इसकी सभी छोटी छोटी खामियों को ठीक कर लूंगा, तब इसका नाम रखूंगा चालाक। मैंने भ्रमित दिख रहे आयरन राइनोमैन की छाती से अपनी तलवार निकाली। ये बेचारा ग्रिम राक्षस अपने जीवन के अंतिम क्षण तक ये नहीं देख पाया था कि उसे कैसे मारा गया। एक क्षण के लिए उस पर दया आने के बाद मैंने उसका शरीर एकत्र किया और ग्रिम राक्षसों के शव एकत्र करना शुरू कर दिया। ये लड़ाई भरपूर थी। इसने न केवल मेरी तलवार शैली की समझ को बढ़ाया, बल्कि इसने मुझे एक शानदार चाल बनाने के लिए भी प्रेरित किया, जो एक रहस्यवादी विधि को चुनौती दे सके और ग्रिम मॉन्स्टर के इन शरीरों को न भूले जो मुझे मैना क्रिस्टल का एक और भार बनाने में मदद करेगा। ग्रिम राक्षसों के शवों को इकट्ठा करने के बाद मैंने एशलिन रूनिक डिस्क को सौंप दिया और निवास में चलने से पहले उसे निर्देश दिए। ये कमबख्त कीड़े, मैंने क्रोध भरी आंखों से कहा, और जैसे ही मैंने उसके अंदर मनुष्यों की हालत देखी, वहां लगभग 100 मनुष्य हैं जो गंदे फटे कपड़ों में पड़े हैं। उनमें से कुछ तो नंगे भी हैं, जिनके शरीर पर घाव और गंदगी चिपकी हुई है। कोने में कुछ हड्डियां भी हैं। एक नज़र डालने से ही पता चल जाता है कि वे मानव हड्डियां हैं। हॉल में अजीब सी गंध भी है। मैंने कभी इस गंध को नहीं सूंघा है, लेकिन सहज रूप से मुझे पता है कि यह सेक्स की गंध है। मैंने ग्रिम मॉन्स्टर के बारे में पढ़ा है कि वह इंसानों का सेक्स देखना पसंद करता है, लेकिन ये पहली बार है जब मैं इसका सबूत देख रहा हूँ। ग्रिम राक्षसों ने न केवल अपने साथी मनुष्यों को उनके सामने ही खा लिया, बल्कि उन्होंने उन्हें जबरदस्ती यौन संबंध भी बनाने पर मजबूर किया। उनके साथ जानवरों से भी बदतर व्यवहार किया गया है और उनकी हत्या की अत्यधिक मंशा को देखकर मैं अपने शरीर में जलन महसूस कर रहा था, लेकिन मैंने इसे नियंत्रित कर लिया क्योंकि यह हत्या नियम दिखाने का समय नहीं था। आप लोग अब सुरक्षित हैं, मैंने ऊंची आवाज में कहा। कुछ लोगों ने मुझे तब देखा था जब मैं निवास के अंदर आया था, जबकि अन्य लोग बस अपनी आंखों में मृत भाव के साथ चारों ओर देख रहे थे। केवल मेरी ऊंची आवाज सुनने के बाद उन्होंने मुझे देखा और उनकी आंखों में चमक लौटने लगी। जी, ग्रिम राक्षस, एक युवती ने आखिरकार पूछा जब मैंने उनके बंधन खोलने शुरू किए और उन्हें नए कपड़े दिए। उनकी चिंता मत करो, मैंने उन सभी को मार डाला है, मैंने कहा। ये सुनकर उनकी चमक एक बार फिर बढ़ गई। मैं आप लोगों के लिए साफ सफाई और खाने के लिए एक निवास स्थान बना दूंगा, बस जल्दी करो, तुम लोग इस क्षेत्र में और अधिक समय तक नहीं रहना चाहते हो, है ना?
मैंने कहा जब मैं उन्हें ग्रिम मॉन्स्टर्स निवास से बाहर लाया। मैंने बिना समय बर्बाद किए घर को व्यवस्थित किया और उसमें केवल शॉवर की व्यवस्था की। सभी लोग जल्दी से अंदर चले गए और 15 मिनट के भीतर पूरी तरह से साफ सफाई कर दी। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम जल्दी में हैं, इसलिए मैं आपको केवल यही दे सकता हूं, मैंने कहा और उन्हें देने के लिए खाने के पैकेट निकाले। खाने के पैकेट देखकर वे सभी उन पर झपट पड़े क्योंकि उन्होंने एक दिन से कुछ नहीं खाया था, जो संभवतः उनके शरीर की स्थिति को देखते हुए ऐसा ही था। जब वे खाना खा रहे थे, मैंने अपने स्टोरेज से 102 सेट आर्टिफैक्ट्स निकाले। मेरे स्टोरेज में ऐसी आर्टिफैक्ट से भरी हुई कई अलमारियां हैं। इस सेट में कवच, ढाल, तलवार या अन्य युद्धक हथियार और शून्य बूट शामिल थे। ये सभी लोग ब्रिगेडियर स्टेज पर हैं, इसलिए उन्हें इनमें उड़ने में कोई समस्या नहीं होगी। जैसा कि मैंने कहा, कोई भी चीज बर्बाद नहीं होती। अगर मैंने अपने पास मौजूद सभी कलाकृतियां बेच दी, तो क्या मैं उन्हें इन लोगों को दे पाऊंगा? धन्यवाद। उन्होंने कहा कि उन्होंने आर्टिफैक्ट सेट चुने और उन्हें बड़ी आत्मीयता के साथ पहनना शुरू किया। क्या आप लोग समझ गए? अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप लोग अभी पूछ सकते हैं, मैंने उन्हें बाहर निकलने की रणनीति समझाते हुए कहा। ये जंगल बेहद खतरनाक है और इतनी बड़ी संख्या में लोगों का ध्यान आकर्षित करना जरूरी है। मैंने उन्हें एक योजना समझाई थी। योजना बहुत सरल है। हम बस इतनी गति से जमीन से कुछ इंच ऊपर उड़े कि कोई आवाज न हो। ये सुनने में सरल लग सकता है, लेकिन इस पहाड़ी क्षेत्र में, जो पहाड़ियों और घने जंगलों से भरा हुआ है, इसे लागू करना मुश्किल है। ठीक है, तो चलो, मैंने कहा और आगे उड़ गया और वे 8 के समूह के साथ मेरे पीछे उड़ गए। मैंने उनसे सीधे मेरे पीछे आने के लिए नहीं कहा, यह बहुत अराजक होता। मैंने उन्हें 8-8 के समूहों में विभाजित किया और समूह नेता नियुक्त किए, ताकि कोई अराजकता न हो और प्रत्येक समूह नेता केवल अपने समूह के लिए जिम्मेदार हो, अन्य के लिए नहीं। हमने अपनी यात्रा शुरू की और कुछ ही मिनटों बाद एक समस्या उत्पन्न हो गई, लेकिन इसे तुरंत ठीक कर लिया गया और हम पुनः आगे बढ़ गए। हम एक बहुत बड़े समूह में यात्रा कर रहे थे और ऐसे समूह ध्यान आकर्षित करते हैं, और ऐसा हुआ भी, और यह मेरी अपेक्षा से कहीं ज्यादा था। बहुत सारे ग्रिम मॉन्स्टर्स विशाल हलचलों को सुनकर बाहर आ गए, लेकिन हमारे समूह तक पहुंचने से पहले ही एशलिन ने उन सभी को मार डाला। मैंने एशलिन को पहले भी रूनिक डिस्क दी थी ताकि वह बिना किसी बाधा के अदृश्य रूप से काम कर सके। मुझे कहना होगा कि एशलिन ग्रिम मॉन्स्टर को मारने में बहुत बढ़िया काम कर रही है। वह रूनिक डिस्क में स्टोर करने से पहले अपने एक फायरबॉल से ग्रिम मॉन्स्टर को मार सकती है। इस मिशन को बहुत आसान न बनाने के लिए और गिल्ड से किसी भी पूछताछ का सामना न करने के लिए, क्योंकि इन लोगों को रिहा होने से पहले पूरी पूछताछ से गुजरना होगा। मैंने एशलिन से कुछ ग्रिम मॉन्स्टर्स को छोड़ने के लिए कहा ताकि मैं उन्हें इन लोगों के सामने एक शो के लिए मार सकूं। 2 घंटे बीत गए और हम आधी दूरी पहले ही पार कर चुके हैं। बस 2 घंटे और हम मारियाना हिल्स से बाहर होंगे। मारियाना हिल्स से बाहर निकलने के बाद ही हम वास्तव में सुरक्षित होंगे। यह अच्छी बात है कि मेरे साथ एशलिन थी, जिससे मेरी मारियाना हिल्स से बाहर की यात्रा बहुत सुरक्षित हो गई। यदि वह न होती तो मुझे सभी लड़ाइयां लड़नी पड़ती और उन्हें मारियाना हिल्स से बाहर निकालने में 1 या उससे अधिक दिन लग जाते और वह भाग्यशाली दिन होता। अब मुझे वास्तव में इस मिशन की कठिनाई का एहसास हुआ और यह भी समझ में आया कि गिल्ड इतने सारे योग्यता अंक क्यों प्रदान करता है, क्योंकि इनमें से लगभग आधे बचाव विफल हो गए। ग्रिम राक्षस इतने अधिक हैं कि पर्याप्त भाग्य और शक्ति के साथ उनसे निपटना बहुत मुश्किल है। जब मैं जंगल से लोगों को बाहर निकाल रहा था, तो मेरे दिमाग में एक विचार आया और मुझे कहना होगा कि यह बहुत अच्छा है। एशलिन द्वारा ग्रिम मॉन्स्टर्स की ज्यादातर देखभाल करने के बाद मैं काफी सुरक्षित और आजाद हूं, तो फिर मैं इस खाली समय का सदुपयोग क्यों नहीं करता, इसे बर्बाद करने के बजाय। मैंने तुरंत अपने विवेक के एक हिस्से को अपने स्टोरेज में डूबने दिया और वहां मैंने स्टोरेज खोलना शुरू कर दिया। एशलिन ने पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे ग्रिम मॉन्स्टर्स को मार डाला था और मेरे पास उन सभी को खोलने का समय नहीं था। उसने जितने ग्रिम मॉन्स्टर्स को मारा था, उसके बावजूद मैंने 5% स्टोरेज भी नहीं खोले। freewebnovel.com। तो मैंने तब खोलना शुरू किया। मैंने 8 सितारा सिल्वर एलिट्स के भंडारण के साथ शुरुआत की, क्योंकि मैंने पहले से ही 9 सितारा एलिट्स के भंडारण खोल दिए थे और वहां से बहुत सारी अच्छी चीजें मिली। समय बीतता गया और मैंने एक के बाद एक भंडार खोलने शुरू कर दिए और हमेशा की तरह मुझे ऐसा करने में काफी मजा आ रहा था, क्योंकि प्रत्येक भंडार एक खजाने की पेटी की तरह था जिसके नीचे अनगिनत खजाने छुपे हुए थे। अधिकांश भंडारों में कुछ विशेष या दुर्लभ वस्तुएं नहीं थीं, लेकिन कुछ में थीं, जैसे कि 2 भंडार जिन्हें मैंने पहले देखा था।
एक में बहुत ही दुर्लभ अयस्क था जिसका मूल्य प्राकृतिक खजाने के बराबर था, जबकि एक भंडार में मुझे एक बहुत ही कीमती जड़ी बूटी मिली थी जो केवल एक विशेष वातावरण में ही उगती है। इसका मूल्य मेरे द्वारा पाए गए अयस्क से भी अधिक था। ये सिल्वर एलीट के भंडार हैं। भले ही सिल्वर एलीट खाद्य श्रृंखलाओं में शीर्ष पर न हो, फिर भी वे शीर्ष पर हैं और उनके पास जो भी चीजें हैं उनमें बहुत अधिक मूल्य है। सिल्वर एलीट के भंडार से कोई भी आकस्मिक चीज गणतंत्र के सामान्य लोगों के लिए उनके शेष जीवन के लिए पर्याप्त होगी। मैं भंडारण को खोलता रहा, लेकिन मैंने केवल यही नहीं किया, मैं अपनी छवि को बनाए रखने के लिए कभी कभी कुछ ग्रिम मॉन्स्टर से भी लड़ता हूं, इसलिए मैरियन हिल से बाहर निकलना बहुत आसान नहीं लगेगा। एक के बाद एक पहाड़ियां पार करते हुए समय बीतता गया और इस तरह 1 घंटे से ज्यादा समय बीत चुका था। अब हमें मरियाना हिल को पार करने से पहले अपनी मौजूदा गति से सिर्फ आधे घंटे तक उड़ना है। इससे मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। मैं भले ही बेफिक्र दिख रही हूं, लेकिन मैं बहुत तनाव में हूं। मारियाना हिल्स बहुत खतरनाक है और यहाँ कई ग्रिम मॉन्स्टर हैं जिनका मैं और एशलिन कोई मुकाबला नहीं कर सकते। हम ऐसे ग्रिम मॉन्स्टर से मिल चुके हैं। एशलिन ने मुझे बताया था कि उसने एक ग्रिम मॉन्स्टर को महसूस किया था जिसका कोई मुकाबला नहीं है। उस समय तुरंत रास्ता बदल दिया और एक छोटा चक्कर लगा लिया। यहाँ तक कि अब भी जब मैं भंडार खोलता हूँ तो मेरी आत्मा की 3/4 शक्ति अभी भी आसपास की स्थिति पर नजर रखने में उपयोग हो रही है, और ब्रेसलेट ने भी इसमें बहुत मदद की है, क्योंकि इसकी मदद से मुझे पहले की तुलना में बहुत कम ऊर्जा का उपयोग करना पड़ता है। हम मारियाना हिल से बाहर निकलने से सिर्फ 15 मिनट की दूरी पर थे जब मैंने गाड़ी रोकी, और जैसे ही मैंने गाड़ी रोकी मेरे पीछे खड़े लोग भी बिना कोई अराजकता पैदा किए समान रूप से रुक गए। एक शक्तिशाली ग्रिम राक्षस हमारी ओर आ रहा है, तुम लोग यहीं रुको, मैं जल्दी ही आकर उससे निपट लूंगा, मैंने कहा। उन्होंने सिर हिलाया और किसी भी ग्रिम राक्षस से लड़ने के लिए एक रक्षात्मक घेरा बना लिया। मैंने ऐसा कई बार होते देखा है, इसलिए अब मुझे इस पर आश्चर्य नहीं होता, लेकिन फिर भी जब भी मैं उन्हें इस तरह देखता हूं तो मुझे दर्द होता है। उनके चेहरे पर एक नज़र डालने से ही पता चल जाता है कि वे राक्षस से तब तक लड़ेंगे जब तक वह मर न जाए या कोशिश करते हुए मर न जाए, लेकिन वे फिर कभी बंदी नहीं बनेंगे। मैंने उन्हें आश्वस्त करने वाली मुस्कान दी, फिर एक हल्की गड़गड़ाहट वाली आवाज के साथ उनकी आंखों से ओझल हो गया। मैं जिस ग्रिम मॉन्स्टर से लड़ने जा रहा हूं वह 9 स्टार एलीट है। यह एशलिन के 2 9 स्टार एलीट के साथ लड़ाई में व्यस्त होने के कारण करीब पहुंचने में सक्षम था। 2 ग्रिम मॉन्स्टर के खिलाफ भी वह एक स्पष्ट लाभ है, लेकिन उन्हें मारने से पहले उसे अभी भी कुछ समय लगेगा। हुमा, झनकार, मेरी तलवार ग्रिम मॉन्स्टर के हथौड़े से टकरा गई, इससे पहले कि वह वाक्य पूरा कर पाता। मुझे ग्रिम मॉन्स्टर के साथ गपशप करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं बस इसे जल्द से जल्द खत्म करना चाहता हूं और अपनी यात्रा जारी रखना चाहता हूं। मैंने अगले 11 दिनों के लिए पहले से ही सब कुछ प्लान कर लिया है, और उस प्लान में हर दिन कम से कम 2 ग्रिम मॉन्स्टर कैंप को कुचलना शामिल है। यह एक बहुत ही मुश्किल काम होगा, लेकिन अगर मैं अपना सब कुछ दे दूं तो यह संभव है, और यही मुझे इन ग्रिम मॉन्स्टर को जल्द से जल्द मारना था। बजना 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 बजना, पोह पोह पोह। मैंने उस पर तीव्र हमले शुरू किए, जिनमें से प्रत्येक हमला पिछले हमले से अधिक था। ग्रिम मॉन्स्टर्स ये देखकर चौंक गए और बचाव के लिए अपनी पूरी ताकत लगानी शुरू कर दी। हालांकि वह बचाव करने में सक्षम था, लेकिन वह खुद को चोटों से बचाने में सक्षम नहीं था। स्लाइस स्लाइस स्लाइस, वह लगातार खून उगल रहा था, पीछे कदम बढ़ा रहा था। उसके मुंह से खून निकलता देख मेरा हमला और भी भयंकर हो गया। लड़ाई शुरू होने के 2 मिनट के भीतर ही मैं उसके बचाव को भेदने और उसकी त्वचा पर कट लगाने में सक्षम हो गया। हालांकि कट ज्यादा गहरे नहीं हैं, क्योंकि यह किसी न किसी तरह से बच ही जाएगा। अगर मैं कट को और गहरा कर पाता तो मैं इसे खत्म करने के लिए अपनी रहस्यवादी विधि का इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। मुझे इसकी सुरक्षा को भेदने में केवल 2 मिनट लगे, इसलिए यदि मैं अपनी रहस्यमय विधि का उपयोग करूं तो इस ग्रिम राक्षस को मारने में मुझे अधिकतम 2 मिनट लगेंगे। 1 और मिनट बीत चुका था और अब ग्रिम राक्षस पूरी तरह से खून से लथपथ हो गया था। उसके शरीर पर शायद ही कोई जगह बची हो जो मेरी तलवार के निशान से न चिन्हित हुई हो। तुमने मुझे मजबूर किया और अब मेरे रहस्य का क्रोध सहन करो, उसका वाक्य आधा रह गया जब उसने तलवार देखी जो उसकी छाती में गहरे भूरे रेत के बादल से ढकी हुई थी। मैंने इस ग्रिम राक्षस को उसी तरह मारा था जिस तरह मैंने आयरन राइनोमैन को मारा था, और दिलचस्प बात यह है कि इसमें वही भ्रम की स्थिति है जो मरने से पहले आयरन राइनोमैन के चेहरे पर थी। आखिरकार, मैंने चुपचाप कहा जब मैं मारियाना हिल्स को पार कर रहा था। जब मैं आखिरकार उस पहाड़ी श्रृंखला को पार कर गया तो मैंने पाया कि मेरी धड़कन,
जो इस पूरे समय बेतहाशा तेज चल रही थी, आखिरकार थोड़ी शांत हो गई थी। हम मारियाना हिल्स से बाहर निकल आए हैं, लेकिन हम खतरे से बाहर नहीं हैं। हाँ, बाहरी इलाके भी काफी खतरनाक हैं, जहाँ कई नौसितारा अभिजात वर्ग घूम रहे हैं। ये स्पष्ट रूप से मूर्खतापूर्ण होगा यदि मैं उन्हें इस खतरनाक क्षेत्र में किसी को सौंप दूं। ये तो ऐसा है जैसे बाघों के मुंह से निकालकर मगरमच्छों पर फेंक दिया जाए। मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। कुछ मिनट उड़ने के बाद मैंने अचानक अपनी गति बढ़ा दी। वे सब इससे भ्रमित हो गए, लेकिन उन्होंने कोई सवाल नहीं किया। वे बिना किसी हिचकिचाहट के मेरे पीछे पीछे चल दिए। 1 घंटा बीत गया और मैं उन्हें खतरनाक क्षेत्र से बाहर ले गया, और पिछली बार के विपरीत इस बार मुझे मनुष्यों की टीम की खोज नहीं करनी पड़ी। जैसे ही मैं खतरनाक क्षेत्र से बाहर निकला, मैंने पाया कि वे मेरी सीमा में प्रवेश कर रहे हैं। ये काफी मजबूत टीम थी। 8 स्टार सिल्वर एलिट के नेतृत्व में वे मारियाना हिल्स के बाहरी इलाके में जा रहे थे। नमस्ते, मैंने कहा कि जैसे ही मैं उनके सामने भूत की तरह प्रकट हुआ। नेता कुछ कहना चाहते थे, लेकिन जल्द ही उन्होंने आवाज सुनी और पाया कि लोग एक एक करके मेरे पीछे आ रहे थे, जब तक कि उनकी संख्या 100 तक नहीं पहुंच गई। क्या आप लोग मेरे छोटे से काम में मेरी मदद करेंगे? मैंने पूछा और बताया कि मैं क्या चाहता हूं। मुझे ज्यादा कुछ समझाने की जरूरत नहीं पड़ी, तभी वे मान गए। इस साधारण काम के लिए योग्यता अंक बहुत ज्यादा है, और उन्हें बस इस पर आधा दिन बिताना होगा। 10 मिनट बाद मैंने देखा कि जिन लोगों को मैंने बचाया था, वे 8 सितारा सिल्वर एलिट और उसकी टीम के साथ जा रहे थे। उन्हें जाते हुए देखकर मेरे अंदर एक अवर्णनीय भावना उमड़ पड़ी, जिसे मैं ठीक से बयान नहीं कर सकता। मैंने इस भावना को बहुत कम बार महसूस किया है, लेकिन हर बार जब यह आती है तो मुझे खुशी महसूस होती है, क्योंकि यह मुझे जीवन में महसूस हुई थी, और किसी कारण से मैं हमेशा इसे किलिंग रूल के साथ जोड़ता हूं, ये जानते हुए भी कि किलिंग रूल इसके बिल्कुल विपरीत है और इसके सामने काफी फीका है। यह ऐसा है जैसे कि हत्या करना नियम सिर्फ एक छोटी सी आग की चिंगारी है, और यह भावना पानी से भरी एक झील है। वे बिल्कुल विपरीत हैं, लेकिन उनके बीच गुणवत्ता और स्तर का अंतर भी बहुत बड़ा है। मैंने एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं, फिर निराशा की सांस लेकर उन्हें खोला। समय आने पर यह स्वयं ही प्रकट हो जाएगा, मैंने धीरे से कहा, और पीछे मुड़कर तेज गति से मारियाना हिल्स की ओर उड़ चला। समय बीतता गया, मिनट घंटों में बदल गए, फिर घंटे दिनों में बदल गए, और शहर छोड़े हुए मुझे 12 दिन हो गए। अब केवल 2 दिन बचे थे। 2 दिन भी नहीं, बल्कि ठीक ठीक कहें तो 1.5 दिन। मैं शहर वापस जाने और रेचल के साथ कुछ समय बिताने के लिए इंतजार नहीं कर सकता, क्योंकि अजीब बात यह है कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हमारे साथ बिताए दिन अब गिनती के रह गए हैं। मैं इस विचार पर अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। यह मेरा थोड़ा सा पागल स्वभाव है। जब भी मेरे साथ कुछ अच्छा होता था, मुझे लगता था कि ये दूर हो जाएगा। आज मेरे मिशन का 13वां दिन है, आधा दिन बीत चुका है। सुबह तक मैं एक कैंप को नष्ट कर चुका था, और अब मैं एक और कैंप को नष्ट करने के लिए मरीना पहाड़ियों में वापस जा रहा हूं। पिछले 9 दिनों से मैं रोजाना कम से कम 2 कैंप नष्ट कर रहा हूं। मैंने 2 बार 3 कैंप नष्ट किए हैं, लेकिन ऐसा करने के लिए मुझे पूरा दिन और रात चाहिए थी। कभी कभी प्रक्रिया सुचारू होती है, लेकिन कभी कभी मुझे एक खूनी लड़ाई लड़नी पड़ती है जहां मैं लगभग अपना दिमाग खो देता हूं। यह एक खतरनाक काम है, लेकिन यह इसके लायक है, क्योंकि यहां मुझे कुछ सार्थक करने को मिलता है। पिछले 12 दिनों में मैंने 2000 से ज्यादा लोगों को बचाया है, और जब मैंने उन्हें बचाया था तो वे सभी बहुत दयनीय हालत में थे। उन्हें जानवरों से भी बदतर हालत में रखा जा रहा था। हमने न केवल इन दिनों हजारों लोगों को बचाया है, बल्कि हमने 7 गुना ज्यादा ग्रिम मॉन्स्टर्स को भी मार गिराया है। शिविरों में ग्रिम मॉन्स्टर्स की संख्या इन संख्याओं में अल्पसंख्यक थी। हमने जिन ग्रिम मॉन्स्टर्स को मारा है, उनमें से ज्यादातर वे थे जो उस बड़े समूह की ओर आकर्षित हुए थे जिसका नेतृत्व मैं जंगल से बाहर कर रहा हूं। फिर भी 10,000 से अधिक ग्रिम राक्षसों को मारने के बावजूद ग्रिम राक्षसों की संख्या में कोई बदलाव नहीं हुआ है। वे बस एक के बाद एक सामने आते रहते हैं। वे कीड़े मकोड़ों की तरह हैं, चाहे आप उन्हें कितना भी मार दें, वे हमेशा बढ़ते ही रहेंगे। हालांकि उनकी असीमित संख्या मुझे गुस्सा दिलाती है। मैं उन्हें तब तक मारता रहूंगा जब तक कि मैं उनकी संख्या में कमी नहीं कर लेता। ये दर्शन हजारों वर्षों से मनुष्यों द्वारा उपयोग किया जा रहा है, और मैं भी यही दर्शन अपना रहा हूं, क्योंकि ग्रिम राक्षसों की विशाल संख्या से निपटने में यह एकमात्र व्यवहार्य दर्शन है। दुश्मनों की बड़ी संख्या निराशाजनक है, लेकिन इसमें केवल एक अच्छी बात है, और वही है कि उनके मरने के बाद भी आप उनका सामान रख सकते हैं। लगभग 2 सप्ताह में मुझे ग्रिम मॉन्स्टर्स से 10,000 से अधिक भंडारण प्राप्त हुए,
और उन भंडारणों से मुझे कई अच्छी चीजें मिली, जैसे कुछ प्राकृतिक खजाने और कुछ जड़ी बूटियां, जिनकी मुझे अन्य चीजों के अलावा एक मजबूत समाधान बनाने के लिए आवश्यकता थी। मुझमें भी बहुत सुधार हुआ है, मेरी युद्ध क्षमता पहले से बहुत अधिक हो गई है, और यदि मैं तीसरे परिवर्तन से गुजरा होता तो यह और भी अधिक हो जाती। मैंने पहले सोचा था कि मैं सीक्रेट विधि के तीसरे रूपांतरण तक पहुंचने के बहुत करीब हूं, लेकिन 12 दिनों के बाद भी मैं वहां तक नहीं पहुंच पाया हूं, जिससे मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या मैं वास्तव में तीसरे रूपांतरण तक पहुंचने के करीब हूं। इसलिए कल से मैं लगातार गुप्त विधि का अभ्यास कर रहा हूं। हर पल जब मैं जागता हूं, सिवाय उस समय के जब मैं अपने मन को परिष्कृत करता हूं, मन को परिष्कृत करते समय किसी अन्य विधि का उपयोग करना वास्तव में कठिन है। अपनी नई आत्मा के साथ मैं बिना किसी तनाव के पूरे दिन गुप्त विधि का अभ्यास कर सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैं तीसरे परिवर्तन की गति का लाभ उठाकर शरीर की सफाई के प्रमुख अभ्यास में शामिल होने की आशा कर रहा था, लेकिन अब मुझे इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी। मैं तब तक ठीक रहूंगा जब तक मैं गुप्त विधि के साथ अभ्यास करते हुए एक और एमेथिस्ट सील बनाने में सक्षम रहूंगा। मैं सुप्रीम कॉम्बैट एक्सरसाइज भी प्रसारित कर रहा हूं। मुझे लगता है कि मेरे शरीर में जो समस्या आ रही है, उसका कारण मेरा बेहतर शारीरिक गठन है। ऐसा नहीं है कि मुझे सिर्फ गुप्त विधि में प्रगति करने में समस्या आ रही है, बल्कि शरीर शुद्धिकरण विधि में भी समस्या आ रही है। मुझे बॉडी क्लींजिंग विधि में भी काफी समस्या आ रही है। पहले तो मैंने सोचा कि अधिक ऊंची चाल के कारण इसका अभ्यास करना कठिन होगा, लेकिन मैंने देखा कि दिन में 2 बार अभ्यास करने के बावजूद मैं ज्यादा प्रगति नहीं कर पा रहा हूं। अगर यह पहले होता तो मुझे यकीन है कि मैं एक और बड़े सफाई से गुजरता। बेहतर संविधान ने मेरी शक्ति और प्रतिभा को बढ़ाया है, लेकिन इसने अपने साथ कुछ समस्याएं भी लाई हैं, एक मजबूत शरीर और आत्मा के साथ। मैंने उन बातों के बारे में सोचना बंद कर दिया क्योंकि मैं ग्रिम मॉन्स्टर के शिविर तक पहुंच गया था, जिसे मैं नष्ट करने। क्या दिन है, मैंने अपने निवास में प्रवेश करते हुए कहा। वह दूसरा शिविर बहुत ज्यादा था। यह अच्छी बात थी कि मैंने ग्रिम मॉन्स्टर और उसके गुर्गों को तुरंत नहीं मारा, उन कमीनों ने सीमा पार कर दी है। तुमने अच्छा किया, मैंने एशलिन से कहा और उसे प्यार से सहलाया। एशलिन ने अपनी सनफायर को ग्रिम मॉन्स्टर्स के शरीर में मिला दिया था और उन्हें ऐसा दर्द दिया था जो उन्होंने अपने पूरे जीवन में महसूस नहीं किया था। बैकक्वोट। बस एक ही अफसोस है कि उनका दिमाग बहुत जल्दी टूट गया, वे दिमाग से बहुत कमजोर थे। खैर, अगर वे दिमाग से इतने कमजोर न होते तो वे ऐसा कुछ नहीं करते। मुझे उम्मीद है कि गिल्ड उन्हें उन उच्च स्तरीय काउंसलरों से मदद दिलवाएगा जो सेंट्रल कॉन्टिनेंट से आए हैं। केवल वे काउंसलर ही उस आघात को ठीक कर पाएंगे जिससे वे गुजरे हैं। मैंने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट में इसका अनुरोध किया है, लेकिन मैं शहर पहुंचने के बाद फिर से कोशिश करूंगा। उन्हें बचाकर सुरक्षित स्थान पर ले जाकर दूसरों को सौंपने के बाद मैं जल्दबाजी में मारियाना हिल्स की ओर लौटा क्योंकि मैं तीसरा शिविर नष्ट करना चाहता था, लेकिन मैं ऐसा कोई शिविर नहीं ढूंढ पाया। यह अच्छी बात थी कि मैं एक भी नहीं ढूंढ पाया, अन्यथा मैं उन्हें मारने में पागल हो जाता। हालांकि मैं गुस्सा निकालने के लिए कोई शिविर नहीं ढूंढ पाया, लेकिन इसने मुझे ग्रिम मॉन्स्टर्स पर गुस्सा निकालने से नहीं रोका। अभी कुछ समय पहले ही मैंने सबसे शक्तिशाली ग्रिम मॉन्स्टर के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, जिसके साथ मैंने कभी लड़ाई की थी। ये बहुत शक्तिशाली था और मुझे इसे मारने के लिए अपनी सारी ताकत लगानी पड़ी, जिसमें मेरे शरीर में अत्यधिक मात्रा में दैहिक ऊर्जा का उपयोग करना भी शामिल था। निवास में प्रवेश करने के बाद सबसे पहले मैंने अपने शरीर से खून से सने और फटे कपड़े उतार दिए और तब तक स्नान किया जब तक ग्रिम मॉन्स्टर्स के खून की गंध मुझसे पूरी तरह गायब नहीं हो गई। स्नान समाप्त होने के बाद मैंने खाना बनाना शुरू कर दिया। जब तक मैंने खाना खाया तब तक मेरा शरीर उस थकान से पूरी तरह उबर चुका था जो मैंने गुप्त ऊर्जा के अत्यधिक उपयोग से जमा की थी। रात्रि भोजन समाप्त करने के बाद मैं अभ्यास कक्ष में गया और ऊर्जा को परिष्कृत करना शुरू किया क्योंकि न केवल मैंने सारी डार्क ग्रे ऊर्जा का उपयोग कर लिया था, बल्कि मैंने अपने पास मौजूद सारा मैना भी खाली कर दिया था, जो कि इस शोधन टॉवर को प्राप्त करने के बाद पहली बार हुआ था। ये कैश क्रशिंग होली टॉवर न केवल मुझे शुद्ध मैना देता है, बल्कि इसका भंडारण भी 3 गुना अधिक है। यही कारण है कि चाहे लड़ाई कितनी भी तीव्र क्यों न हो, मैं अपने मैना का मुश्किल से 60% उपयोग करता हूँ, लेकिन आज मैंने कुल 100% उपयोग किया है और इसकी एक बूंद भी पीछे नहीं छोड़ी है। मैंने टॉवर के माध्यम से ग्रे एनर्जी को परिष्कृत करना शुरू किया। अगर कोई इस पर नजर डाले तो उसे पता चलेगा कि मेरी शोधन की गति पहले से ज्यादा तेज है, लगभग दोगुनी, लेकिन शोधन की गति दोगुनी होने के बावजूद
मैं किसी अन्य विधि से शोधन का उपयोग नहीं कर सकता, मुझे सिर्फ शोधन पर ही ध्यान केंद्रित करना होगा। हालांकि रिफाइनिंग की गति बढ़ गई थी, फिर भी मुझे अपने मैना स्टोरेज को पूरी तरह से भरने और रूनिक लिली को चार्ज करने के लिए 2 घंटे से थोड़ा ज्यादा समय चाहिए था। रिफाइनिंग खत्म करने के बाद मैंने 3 तरीकों की विधि का अभ्यास शुरू करने से पहले 10 मिनट आराम किया। 2 ऊर्जाएं उग्र हैं और मेरे शरीर और आत्मा के अंदर शरीर को औषधीय ऊर्जा द्वारा तबाह किया जा रहा है, जो मुझे राक्षस कोर खाने के बाद मिली थी, जो मेरे शरीर की सहन करने की सीमा से परे है। मेरी आत्मा को सोल टेम्परिंग डायमंड की टेम्परिंग ऊर्जा द्वारा तबाह किया जा रहा है। टेम्परिंग एनर्जी इतनी अधिक है कि एक सामान्य 9 स्टार सिल्वर एलीट को भी मेरे 1 मीटर के दायरे में खड़े होने में कठिनाई होगी। मैं अभ्यास में कुछ भी संयोग पर नहीं छोड़ रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि राहेल अपनी विरासत के साथ तेजी से प्रगति कर रही है, और अगर मैं उससे पीछे नहीं रहना चाहता तो मुझे अभ्यास में अपना सब कुछ देना चाहिए। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मैं हमेशा के लिए पीछे रह जाऊंगा। तो सुधार के लिए थोड़ी बहुत यातना सहन करना कुछ भी नहीं है। समय बीतता गया और जल्द ही छोटा सांप बाहर आया और खुशी से औषधीय ऊर्जा को निगलना शुरू कर दिया। उसे खुशी से औषधीय ऊर्जा खाते हुए देखकर मैं खुश होने से खुद को रोक नहीं सका। कुछ ही दिनों में मेरे मार्गदर्शन में इस छोटे से सांप ने मूल भावनाओं को प्रदर्शित करना शुरू कर दिया। यदि ऐसा ही चलता रहा तो 1 वर्ष के भीतर इसमें वे सभी भावनाएं आ जाएंगी जो नवजात राक्षसों में होनी चाहिए, जो बहुत ही आश्चर्यजनक होगा। इसमें अधिक बुद्धि होने से मेरे लिए कई चीजें आसान हो जाएंगी। चबा चबा समय बीतता गया और मैं अपने अभ्यास के अंत तक पहुंच रहा था, जब अचानक एशलिन ने चहकते हुए कहा कि कुछ ग्रिम राक्षस हमारी ओर आ रहे हैं और वे सभी 9 सितारा अभिजात वर्ग हैं। कितने? मैंने मानसिक रूप से पूछा। 6। ये सुनकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ और मैंने लगभग अभ्यास करना ही बंद कर दिया था। 6 ग्रिम राक्षसों की एक टीम काफी दुर्लभ है। ग्रिम राक्षसों की सबसे बड़ी टीम जो हमने पहले देखी थी वह 5 थी। हमने उनसे लड़ाई नहीं की, इसलिए नहीं कि वे शक्तिशाली थे, बल्कि इसलिए क्योंकि हमारे पास समय नहीं था, क्योंकि हम लोगों को मारियाना हिल्स से बाहर ले जा रहे थे। यद्यपि हमने 5 लोगों की टीम के खिलाफ लड़ाई नहीं की है, लेकिन हमने 4 लोगों की टीम के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, जिसमें से प्रत्येक ने 2 ग्रिम राक्षसों से लड़ाई की है। जल्द ही मेरी इंद्रियों ने भी उन्हें पहचान लिया और मेरी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं, क्योंकि उनकी युद्ध शक्ति बहुत मजबूत है। अगर एशलिन और मैं उनके साथ लड़े तो उनके खिलाफ हमारे जीतने की संभावना 50% से भी कम है, खासकर मेरी, जो मिस्टिक मेथड होने के बावजूद एशलिन से थोड़ी कमजोर है। जब मैंने उनका अवलोकन किया तो पाया कि उनके हाथ में एक हस्तलिखित नक्शा है और वे उस नक्शे को देखते हुए किसी महत्वपूर्ण बात पर चर्चा कर रहे हैं तथा उस दिशा की ओर इशारा कर रहे हैं जिस दिशा में मैंने अपना निवास बनाया है। अपनी चर्चा समाप्त करने के बाद वे मानचित्र देखते हुए मेरी दिशा में आगे बढ़े और जल्द ही वे मेरे निवास के ऊपर दिखाई दिए। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए मैं राहत की सांस लेने से खुद को नहीं रोक सका। freewebnovel.com। यद्यपि मैं उनसे डरता नहीं था और उनके हाथ में जो नक्शा था उसके बारे में जानने को उत्सुक था, फिर भी मैं उनके पास नहीं गया, क्योंकि उनसे लड़ना बेकार होता, क्योंकि मुझे उन्हें मारने का पूरा भरोसा नहीं था और उनके हाथ में वह नक्शा होने के कारण वे मेरे विरुद्ध पूरी ताकत से लड़ेंगे। वे मेरे निवास के ऊपर की जमीन से बाहर निकलने ही वाले थे कि एक ग्रिम मॉन्स्टर अचानक रुक गया और एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली, और जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान थी। बैंग बैंग बैंग। मुझे पता था कि उसके चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर उसे मेरे निवास का पता चल गया था, और मैं सही था, क्योंकि अगले ही पल उसने जमीन पर हमला कर दिया। न केवल वह बल्कि उसके दोस्त भी अपने चेहरों पर एक क्रूर मुस्कान के साथ शामिल हो गए। ऐसा लग रहा था कि वे आगे बढ़ने से पहले कुछ खाना चाहते हैं। मैं उनके हमलों के कारण अपने निवास को हिलता हुआ महसूस कर सकता था, और चूंकि वे 6 थे, इसलिए यदि वे रहस्यवादी कौशल का उपयोग करते हैं तो मेरा निवास उनके हमलों से 45 मिनट या उससे भी कम समय तक बचाव कर सकता है, जिसका मुझे यकीन है कि वे उपयोग नहीं करेंगे। लगता है मुझे लड़ना होगा। मैंने थोड़ी अनिच्छा के साथ सोचा। आज मैंने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, लेकिन अब मैंने इन भयानक राक्षसों से लड़ाई कर ली है, इससे पहले कि मैं अपनी बहुत जरूरी नींद ले पाऊं। ट्रैक ट्रैक। मैंने अभी यही सोचा था और अपना अभ्यास बंद करने ही वाला था कि मुझे वह परिचित कर्कश ध्वनि सुनाई दी, जिसे सुनने के लिए मैं महीनों से बेताब था।